एपिसोड नंबर 1241। त्रिपाठी जीवोक्ति को आसानी से फंसे हुए देखकर अग्निपक्षी ने एक बार फिर से एक आत्मसंतुष्ट और तिरस्कारपूर्ण नजर दिखाई, अपनी चोंच खोली और एक तेज ज्वाला तलवार थूक दी जो सीधे त्रिपाठी जीवोक्ति के चेहरे की ओर निकल गई। उसकी गति बिजली की तरह तेज थी और उसकी शक्ति अदम्य थी। ऐसा लगता था कि यह इस अवसर का लाभ उठाकर त्रिपाठी जीवोक्ति का जीवन लेना चाहता था। तारांकन कच कच तारांकन। त्रिपाठी जीवोक्ति के सामने सैकड़ों भव्य स्वर्गीय ढाल एक पल में टूट गए, लेकिन बैंगनी ढाल केवल एक पल के लिए रोकने में सक्षम रहा, इससे पहले कि उसकी सतह पर बैंगनी चमक अचानक मंद हो गई, जैसे कि उसने अपनी आध्यात्मिकता का एक बड़ा सौदेबाजी खो दिया हो। इसे सीधे किनारे पर खटखटाया गया और जमीन पर गिर गया। पलक झपकते ही ज्वाला तलवार त्रिपाठी जीवोक्ति के सामने आ गई और त्रिपाठी जीवोक्ति का जीवन काटने की कगार पर था। उसी क्षण त्रिपाठी जीवोक्ति के सामने से एक गहरा काला तलवार जैसा हमला उड़ गया। ये तलवार अंतरिक्ष को चुपचाप और थोड़ा भी ऊर्जा के उतार चढ़ाव के बिना फाड़ता हुआ लगता था, जिससे ये बेहद रहस्यमय लगता था। अंतरिक्ष तलवार। त्रिपाठी जीवोक्ति जानते थे कि केवल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और संत शक्ति के साथ वह इस कलाकृति आत्मा के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे, लेकिन यह वास्तव में लड़ने के लिए कलाकृति परिष्कृत भट्टी का उपयोग करना जानता था, जो त्रिपाठी जीवोक्ति की उम्मीदों से बहुत परे था। कलाकृति आत्मा से खुद से निपटना बेहद मुश्किल था, और अब जब वह उस भट्टी का उपयोग कर रहा था जिसने उसे जन्म दिया था, तो यह और भी भयंकर था। इसके साथ लड़ना जारी रखना मौत की तलाश के बराबर था। जैसे कि त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। त्रिपाठी जीवोक्ति को अपनी अंतरिक्ष तलवार पर काफी भरोसा था। भले ही कलाकृति आत्मा के तरीके असाधारण थे और यह स्वाभाविक रूप से अग्नि विशेषता सिद्धांतों में निपुण था, लेकिन अंतरिक्ष का पथ एक बेहद शक्तिशाली बल था। अंतरिक्ष सिद्धांतों के मामले में त्रिपाठी जीवोक्ति के पास बहुत अनुभव था, इसलिए भले ही वह अभी तक महान उपलब्धि चरण तक नहीं पहुंचे थे, इस कलाकृति आत्मा से निपटना एक समस्या नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से अंतरिक्ष तलवार के ज्वाला तलवार से टकराने के बाद तलवार जैसा दरार विकृत हो गया और शक्तिशाली अग्नि विशेषता आभा के कारण खुद को स्थिर करने में असमर्थ था, जल्दी से गायब हो गया। हालांकि इससे पहले कि यह गायब हो जाए, इसने ज्वाला तलवार को शून्य में निगल लिया। त्रिपाठी जीवोक्ति का संकट एक पल में हल हो गया। कलाकृति आत्मा के एक और कदम उठाने की प्रतीक्षा किए बिना अंतरिक्ष तलवार आराम से बनाई गई। इसका आधा हिस्सा कलाकृति आत्मा की ओर उड़ रहा था, जबकि दूसरा आधा त्रिपाठी जीवोक्ति के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। अचानक त्रिपाठी जीवोक्ति को बांधने वाली शक्ति को काट दिया गया लगता था। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता वापस प्राप्त कर ली थी। जिस क्षण वह फिर से अपनी संत शक्ति का संचलन कर सके, त्रिपाठी जीवोक्ति तुरंत पीछे हट गए और अपने हाथ हिलाए 1 मीटर लंबी अंतरिक्ष तलवार भेज दी। इसने लाल प्रकाश पर्दे में एक छेद निगल लिया जो मार्ग को रोक रहा था। हालांकि घाव छोटा था, लेकिन त्रिपाठी जीवोक्ति के सुरक्षित रूप से गुजरने के लिए ये पर्याप्त था। अगले पल में त्रिपाठी जीवोक्ति की आकृति पहले ही कई 100 फुट लंबी मार्ग में दौड़ चुकी थी और उनके पीछे कलाकृति आत्मा की नाराज चीख आई थी। अंतरिक्ष तलवार से दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था। उसके पास पीछे हटते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति की परवाह करने का समय नहीं था। त्रिपाठी जीवोक्ति को उम्मीद नहीं थी कि उनकी अंतरिक्ष तलवार कलाकृति आत्मा को मारने में सक्षम होगी। दूसरा पक्ष जिस अग्नि विशेषता आभा का उपयोग करता था, वह बहुत शुद्ध था और कुछ ऐसा नहीं था जो उनकी अंतरिक्ष तलवार पूरी तरह से निगल सके। दूसरे पक्ष को चौंकाना और भागने का एक अवसर बनाना त्रिपाठी जीवोक्ति को बहुत संतुष्ट करता था। त्रिपाठी जीवोक्ति को अब क्या करने की जरूरत थी? इस पृथ्वी फेफड़े अग्निकुंड को जल्दी से छोड़ना और गहराहीन सूरजमुखी जल को परिष्कृत करने के लिए एक और जगह खोजनी थी। अपनी शक्ति में सुधार के बाद अगर उनके पास अभी भी समय था, तो वह इस कलाकृति आत्मा के साथ मुसीबत खोजने के लिए वापस आएंगे। ठीक जैसे त्रिपाठी जीवोक्ति ने उम्मीद की थी, उन्होंने केवल 1000 मीटर से कम की दूरी तय की थी जब अग्निपक्षी ने अपनी सभी अंतरिक्ष तलवारों को रोक दिया लगता था और तुरंत उनके पीछे एक झुलसाने वाली आभा महसूस हुई। त्रिपाठी जीवोक्ति ने पीछे देखने में एक पल लिया और अचानक महसूस किया कि उनकी आत्मा उनके शरीर से बाहर निकल गई है। मार्ग की दूरी में कलाकृति आत्मा लाल प्रकाश के एक समूह में बदल गई थी और उसके पीछे पीछा कर रही थी, उसे जाने देने को तैयार नहीं थी। पूरा मार्ग बेहद गर्म था और इससे पहले कि अग्निपक्षी का मुख्य शरीर भी आया था, समृद्ध अग्नि विशेषता आभा पहले ही हवा को भर चुकी थी और मार्ग के चारों ओर पत्थर की दीवारों को पिघला दिया था। त्रिपाठी जीवोक्ति नहीं रुके और थोड़ा तेज भी हो गए, लेकिन एक भौतिक शरीर के बिना पैदा हुए इस कलाकृति आत्मा की तुलना में उनकी गति अभी भी कुछ हद तक कम थी। दृष्टि में मार्ग के निकास और उनके और कलाकृति आत्मा के बीच की दूरी को करीब और करीब आते देखकर त्रिपाठी जीवोक्ति की आंखें भयंकर रूप से चमक गईं और जैसे ही वह मुड़ने और कलाकृति आत्मा पर हमला करने वाले थे, उनके पीछे से अग्निपक्षी से एक अजीब चीख आई थी। इस चीख में अनिच्छा और गुस्सा शामिल था और साथ ही पूरी मार्ग को भरने वाली अग्नि विशेषता आभा तेजी से एक घटते ज्वार की तरह पीछे हट गई। त्रिपाठी जीवोक्ति हैरान थे और फिर से मुड़ गए। उनके चेहरे पर सुखद आश्चर्य की एक नजर चमक गई। न केवल वह दौड़ना बंद कर दिए, बल्कि वह भी रुक गए और बहुत रुचि के साथ अग्निपक्षी को घूरने लगे। उनसे लगभग 500 फुट दूर अग्निपक्षी हवा में फड़फड़ा रहा था। हालांकि इस क्षण में उसके शरीर पर श्रृंखला जैसी ऊर्जा धारियां दिखाई दी। श्रृंखलाओं पर रून्स बहते थे।
पहली नज़र में कोई बता सकता था कि यह एक तरह की प्रतिबंध तकनीक थी। यह अग्नि पक्षी के शरीर के चारों ओर लपेटा गया और इसे कसकर बांधा गया। अग्नि पक्षी ने केवल कुछ चीखें निकाली, इससे पहले की श्रृंखलाएं कड़ी हो गईं और अग्नि पक्षी के शरीर के चारों ओर कड़ी हो गईं। अग्नि पक्षी की आंखों में अनिच्छा और भी मजबूत हो गई, लेकिन एक जोरदार बैंग के साथ उसका शरीर फट गया, प्रतिदीप्ति प्रकाश के धब्बों में बदल गया और गायब हो गया। क्या ये नष्ट हो गया? त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने जल्दी से अपनी दिव्य चेतना जारी की और पत्थर के कमरे की जांच की। पत्थर के कमरे के अंदर कलाकृति परिष्कृत भट्टी, जो हवा में निलंबित हो गई थी, फिर से नीचे गिर गई और उस स्थिति में लौट आई जब त्रिपाठी जीवप्ती ने पहली बार प्रवेश किया था। हालांकि कलाकृति परिष्कृत भट्टी पर अजीब पक्षी पैटर्न अभी भी वहां था, लेकिन पहले के विपरीत अजीब पक्षी पैटर्न चिड़चिड़ा और बेचैन लगता था। लगातार कलाकृति परिष्कृत भट्टी की सतह के चारों ओर उड़ता था, छोड़ने से मना करता था। त्रिपाठी जीवप्ती का दिल आराम से हो गया और वह मुस्कुराए। ये पता चला कि यह चीज कलाकृति परिष्कृत भट्टी को बहुत दूर नहीं छोड़ सकी। एक बार जब यह बहुत दूर था, तो इसे निश्चित रूप से कलाकृति परिष्कृत भट्टी द्वारा वापस ले लिया जाएगा। यह आश्चर्यजनक नहीं था। हालांकि आखिरकार अग्निपक्षी कलाकृति परिष्कृत भट्टी की कलाकृति आत्मा थी, इसलिए दोनों के बीच स्वाभाविक रूप से कुछ संबंध था। ये निर्धारित करने के बाद कि कलाकृति आत्मा उसे कुछ नहीं कर सकती थी, त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से राहत की सांस ली और अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। अभी लड़ाई वास्तव में सबसे खतरनाक थी जिसका उन्हें कभी सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि जब उन्होंने पिछली बार यादव हॉर्नवेन द्वारा लाए गए मूल लौटने वाले क्षेत्र के गुरु के साथ लड़ाई की थी, तो त्रिपाठी जीवप्ती आसानी से उनसे निपटने में सक्षम थे और उनके जीवन को कोई खतरा नहीं था। आखिरकार उनके पास उस समय त्रिपाठी यान की आत्मा सनी का समर्थन था। लेकिन इस बार कलाकृति आत्मा द्वारा इस पत्थर के कमरे में उनसे लड़ने के लिए मजबूर किया जाना, त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने विनाश की दानव आंख को छोड़कर लगभग अपने सभी साधनों का उपयोग किया था, लेकिन अंत में उन्हें अभी भी शर्मिंदगी में भागने के लिए मजबूर किया गया था। केवल त्रिपाठी जीवप्ती ही कलाकृति आत्मा से अपने जीवन के साथ भागने में सक्षम थे। अगर यह कोई और संत राजा होता तो वह मौके पर ही मर गए होते। गलियारे में खड़े होकर और एक पल के लिए अपनी सांस को समायोजित करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद से सोचा, चून की कलाकृति आत्मा उसे पत्थर के कमरे से बाहर नहीं निकाल सकती थी, इसलिए उसे पृथ्वी फेफड़े अग्निकुंड छोड़ने की जरूरत नहीं थी। ये एक दुर्लभ खजाना भंडार था। भले ही 5वीं परत के बाहर का वातावरण अच्छा था, इस जगह की तुलना में यह एक महान जादूगर से मिलने वाले एक छोटे जादूगर की तरह था। कोई तुलना नहीं थी। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती ने इस पत्थर के कमरे में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह नीचे दूसरे पत्थर के कमरे को देख सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती को विश्वास नहीं था कि वहां एक कलाकृति आत्मा होगी। इस तरह की चीज के पैदा होने के लिए यह पहले से ही एक महान भाग्य था। यह बिल्कुल असंभव था कि दूसरा दिखाई दे। अगर यह वास्तव में दिखाई देता था तो त्रिपाठी जीवप्ती केवल शीर्ष परत पर जा सकते थे और सबसे नीचे की परत पर हार मान सकते थे। इस तरह सोचते हुए त्रिपाठी जीवप्ती मुड़ गए और मार्ग से बाहर निकल गए। जल्द ही वह मार्ग छोड़ गए और दाईं ओर गुफा में कदम रखा। पिछली गुफा की तरह इस गुफा में मार्ग भी कई हजार मीटर लंबा था। इस मार्ग से गुजरने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती एक शानदार पत्थर के कमरे में पहुंचे। हालांकि उन्होंने नहीं सोचा था कि कोई दूसरी कलाकृति आत्मा होगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अभी भी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। मार्ग के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उन्होंने ध्यान से जांच की कि इस पत्थर के कमरे के केंद्र में मूल राजा ग्रेड कलाकृति परिष्कृत भट्टी नष्ट हो गई थी, जिससे उन्हें राहत की सांस लेने की अनुमति मिली। यहाँ तक कि कलाकृति परिष्कृत भट्टी भी नष्ट हो गई थी, इसलिए एक कलाकृति आत्मा का जन्म होना स्वाभाविक रूप से असंभव था। जब त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें पास के ढेर पर कुछ अयस्कों और कलाकृति परिष्कृत सामग्रियों पर घूमती थी, तो उनकी आंखें चमक उठी और वह एक एक करके उनका निरीक्षण करने के लिए जल्दी से चले गए। निश्चित रूप से एक महान आपदा से बचने के बाद किसी के पास अच्छा भाग्य होना तय था। त्रिपाठी जीवप्ती को उम्मीद नहीं थी कि इस आखिरी पत्थर के कमरे में इतनी सारी कलाकृति परिष्कृत सामग्रियां जमा हो जाएंगी। इससे भी अधिक इन खजानों का ग्रेड बहुत अधिक था, कम से कम मूल ग्रेड, उनमें से अधिकांश मूल राजा ग्रेड के साथ। दुर्लभ अयस्कों, 5 तत्वों के धातुओं और राक्षस पशु शरीर सामग्रियों की भी एक किस्म थी, एक चकाचौंध दृश्य बनाना। हालांकि कई सामग्रियां थीं, उनमें से कुछ का उपयोग अब नहीं किया जा सकता था क्योंकि उन्हें बहुत लंबे समय तक संग्रहित किया गया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन सभी सामग्रियों को उठाया और एकत्रित किया जिनका अभी भी उपयोग किया जा सकता था, और उन लोगों को खारिज कर दिया जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता था, इससे पहले कि वह संतुष्टि में अपने हाथों को ताला लगाए और इस पत्थर के कमरे के चारों ओर देखना जारी रखा। इस पत्थर के कमरे का लेआउट लगभग बाईं ओर के समान था। इसके केंद्र में कई मीटर ऊंचा एक कलाकृति परिष्कृत भट्टी और पत्थर की दीवारों के चारों ओर जड़े हुए कुछ सफेद गेंदें थीं जो एक मुलायम चमक निकाली थी। हालांकि यहाँ कम प्रकाश गेंदें लगती थी, केवल 8 के बजाय 4। ऐसा लगता था कि इस पत्थर के कमरे का मालिक बाईं और पत्थर के कमरे के मालिक से कुछ हद तक हीन था। त्रिपाठी जीवप्ती ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बस 4 पत्थर बेंचों पर चले गए और पत्थर के कमरों की आत्मा सरनी को बंद करने के लिए अपनी संग शक्ति को उनमें डाला। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती नष्ट हो गई कलाकृति परिष्कृत भट्टी के पास आए और इसे अपने अंतरिक्ष अंगूठी में अनैतिक रूप से डाल दिया।
हालांकि ये कलाकृति परिष्कृत भट्टी क्षतिग्रस्त हो गई थी, यह अभी भी एक मूल राजा ग्रेड कलाकृति थी, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे वापस लेने का फैसला किया और त्रिपाठी यान को इसे देखने के लिए कहा कि क्या वह इसकी मरम्मत कर सकती है। अगर वह कर सकती थी तो वह इसका उपयोग कर सकते थे, लेकिन अगर वह नहीं कर सकती थी तो कोई बात नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने इससे पहले ही कई क्षतिग्रस्त मूल राजा ग्रेड कलाकृति परिष्कृत भट्टियों को एकत्रित कर लिया था। कलाकृति परिष्कृत भट्टी को एकत्रित करने के बाद पत्थर के कमरे के केंद्र में एक खुला स्थान दिखाई दिया। ये खुला स्थान भी एक स्वतंत्र आत्मा सरणी के साथ उत्कीर्ण था। हालांकि यह आत्मा सरणी आकार में छोटा था, ये बेहद जटिल था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती आत्मा सरणी के पथ में निपुण नहीं थे। सैकड़ों पत्थर के कमरों में प्रवेश करने और बाहर निकलने और इतनी सारी आत्मा सरणी को बंद करने के बाद वह समझ सकते थे कि यह आत्मा सरणी उन तरीकों में से एक था जिसमें पृथ्वी फेफड़े अग्निकुंड से शुद्ध अग्नि ऊर्जा को एक कलाकृति परिष्कृत भट्टी में बदल दिया गया था। इसके अलावा पत्थर बेंचों के चारों ओर 4 पत्थर बेंचों ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई। सक्रिय आत्मा सरणी की संख्या के आधार पर पृथ्वी फेफड़े अग्नि को निकालने की गति और शक्ति में बहुत अंतर होगा, 2 के साथ एक आनुपातिक संबंध होगा। दूसरे शब्दों में 4 पत्थर बेंचों पर आत्मा सरणी को सक्रिय करना एकल को सक्रिय करने से पूरी तरह से अलग था। इस डिजाइन ने त्रिपाठी जीवप्ती को बहुत संतुष्ट किया और गुप्त रूप से महसूस किया कि जिस गुरु ने इस विधि की व्यवस्था की थी वह वास्तव में असाधारण था। पर्याप्त देर होने के कारण त्रिपाठी जीवप्ती का इरादा अब और देरी करने का नहीं था। उनकी आकृति चमक गई और वह कलाकृति परिष्कृत भट्टी के मूल स्थान पर पहुंच गए और क्रॉस लेग बैठ गए। एपिसोड नंबर 1242। एक दिन बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें खोली। दिन के ध्यान ने उन्हें अपने शरीर की स्थिति को अपने चरम पर समायोजित करने की अनुमति दी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने हाथ लगातार हिलाए। एक के बाद एक उत्कृष्ट सेट बोतलें और कीमती औषधीय जड़ी बूटियों के डंठल जल्दी से उनके चारों ओर बिखर गए। उनमें से हर एक के पास एक दमनकारी आध्यात्मिक ऊर्जा थी। ये चीजें सहायक सामग्रियां थीं जिनकी त्रिपाठी जीवप्ती को गहराईन सूरजमुखी जल को परिष्कृत करने के लिए जरूरत थी। जोंगेओ ने उन्हें बताया था कि जब वह वर्षापात तारा पर थे तो उन्होंने इन सभी चीजों को एकत्रित कर लिया था। आखिरकार भले ही ये सामग्रियां दुर्लभ और कीमती थी, त्रिपाठी जीवप्ती ने उनमें से बहुत कुछ तैरते हुए महाद्वीप पर और फिर वर्षापात तारा पर एकत्रित किया था, जहां उन्होंने हिंगलुओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाखा के भंडार को लूट लिया था। इसलिए इन चीजों को इकट्ठा करने में उन्हें ज्यादा प्रयास नहीं लगा था। जोंगेओ ने कहा था कि गहराईन सूरजमुखी जल को परिष्कृत करना सबसे अच्छा था जब कोई मूल लौटने वाले क्षेत्र में था, क्योंकि केवल एक कृषक जो खेती के इस स्तर तक पहुंच गया था वह परिष्कृत प्रक्रिया के दर्द का सामना करने में सक्षम होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने संत राजा क्षेत्र में रहते हुए गहराईन सूरजमुखी जल को परिष्कृत करना शुरू करने का फैसला क्यों किया? ये पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा था। चाहे वह उनकी शारीरिक शक्ति, उनकी आत्मा की शक्ति या उनकी संत शक्ति की शुद्धता हो, त्रिपाठी जीवप्ती को भरोसा था कि वह किसी भी मूल लौटने वाले क्षेत्र के गुरु से कम नहीं थे। इस तथ्य के अलावा कि उन्होंने अभी तक बल को नहीं समझा था, वह एक मूल लौटने वाले क्षेत्र के गुरु से ज्यादा खराब नहीं थे। इससे भी अधिक त्रिपाठी जीवप्ती की दृढ़ता और सहनशक्ति भी अतुलनीय थी, अन्यथा वह महान दानव ईश्वर की इच्छाशक्ति स्वर्ण कंकाल के साथ विलय करने में सक्षम नहीं होते जब वह अभी भी बहुत कमजोर थे और इससे अजीब मार्शल कौशल इच्छाशक्ति को समझते थे। जैसे कि त्रिपाठी जीवप्ती अपनी खेती के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। एकमात्र चीज जिसे उन्हें अब विचार करने की जरूरत थी वह थी गहराईन सूरजमुखी जल के जादुई प्रभावों को कैसे अधिकतम किया जाए। जोंगेओ ने कहा था कि यह चीज बिना किसी चिंता के एक कृषक की खेती में बहुत सुधार कर सकती है। त्रिपाठी जीवप्ती को पहले ही लगता था कि उनकी वर्तमान प्रथम आदेश संत राजा खेती बहुत कम थी। अगर वह कम समय में अपनी खेती में सुधार कर सकते थे तो उनके पास अधिक पूंजी होगी। वह अपनी नींव, मन की स्थिति या मार्शल पथ और स्वर्गीय पथ की समझ के बारे में चिंतित नहीं थे। उनकी नींव पहले से ही बेहद ठोस थी। भले ही इस बार उनकी खेती बढ़ गई हो, यह उनकी नींव को नहीं हिलाएगा और उनकी भविष्य की खेती में कठिनाइयां पैदा करेगा। उन्हें अपने मन की स्थिति के मामले में भी चिंता करने की कोई बात नहीं थी। एक कृषक से इतनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती के मन की स्थिति अब एक संत राजा कृषक के स्तर पर नहीं थी। इसी तरह स्वर्गीय पथ और मार्शल पथ की उनकी समझ किसी भी अन्य कृषक से आगे थी जो एक ही स्तर पर था। अब जब सब कुछ तैयार था, वह स्वाभाविक रूप से अकेला रहने को तैयार नहीं होगा। भले ही उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, त्रिपाठी जीवप्ती ने अभी भी अपने बगल में रखी विभिन्न सामग्रियों की एक एक करके जांच की। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कुछ भी नहीं छूटा है, उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया। एक पल के लिए सोचने के बाद उन्होंने कुछ सुनहरी सूर्य फल निकाले और उन्हें एक तरफ रख दिया। ये सुनहरी सूर्य फल उन्हें और डाई युआन को ल्यूयान के रेगिस्तान में मिले थे। उनमें बेहद शक्तिशाली यांग विशेषता ऊर्जा शामिल थी और इस समय खपत के लिए सबसे उपयुक्त थी। जब सब कुछ तैयार था, त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी संत शक्ति को बाहर निकाला और इसे पास के एक पत्थर के मंच में डाला। अपनी संत शक्ति को अवशोषित करने के बाद पत्थर के मंच की सतह चमक गई और पत्थर के कमरे के अंदर की आत्मा सरणी, जो लंबे समय से रुका हुआ था, फिर से काम करना शुरू कर दिया।
एक पल बाद शुद्ध अग्नि विशेषता ऊर्जा की एक धारा पृथ्वी फेफड़े अग्निकुंड से बाहर निकाली गई और उस जगह पर डाली गई जहां त्रिपाठी जीवोक्ति बैठे थे। संघनित अग्नि विशेषता ऊर्जा तुरंत फैल गई और त्रिपाठी जीवोक्ति के शरीर को लपेट लिया, इससे पहले कि वह अनैतिक रूप से इसमें दौड़ पड़े। त्रिपाठी जीवोक्ति की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही क्योंकि उन्होंने असहनीय दर्द सहा। उन्होंने न केवल इसे रोकने की कोशिश नहीं की, उन्होंने यहाँ तक कि अपने शरीर और दिमाग को चौड़ा कर दिया, जिससे अग्नि विशेषता ऊर्जा को उनके शरीर में प्रवेश करने की अनुमति मिली। जल्द ही त्रिपाठी जीवोक्ति के सभी कपड़े जल गए, जिससे उनका मजबूत शरीर सामने आया। उनकी मांसपेशियां स्पष्ट रूप से परिभाषित थीं और उनकी त्वचा एक सुनहरी रोशनी के साथ चमक रही थी। उनकी त्वचा की सतह पहले ही चटकना शुरू हो गई थी और सुनहरा रक्त बह रहा था। उनके सुनहरे रक्त की पुनर्स्थापना शक्ति के तहत क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की लगातार मरम्मत की जा रही थी, प्रक्रिया को बार बार दोहराया जा रहा था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपना हाथ भींच लिया और जमीन से एक जैद बोतल निकाली। तुरंत बोतल खोलते हुए उन्होंने उसमें से एक गहरे लाल रंग की गोली निकालकर सीधे अपने मुंह में फेंक दी, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी औषधीय क्षमताओं को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। 1 घंटे के बाद औषधीय क्षमताओं को पूरी तरह से फैला दिया गया और त्रिपाठी जीवोक्ति के शरीर के हर इंच को भर दिया। फिर उन्होंने एक गहरा लाल आत्मा घास निकाला और इसे सीधे निगल लिया। विभिन्न गोलियां, विभिन्न जड़ी बूटियां और यहाँ तक कि कुछ सुनहरी सूर्य फल जो त्रिपाठी जीवोक्ति ने आखिरी पल में निकाले थे, उन सभी को उनके द्वारा बैचों में लिया गया था। पूरी प्रक्रिया 3 दिन और 3 रातों तक चली गई। हर बार जब त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक अलग प्रकार की सामग्री ली, तो उनके शरीर के चारों ओर आग मजबूत हो जाएगी और वह भयानक गर्मी जो वह निकालते थे, किसी को भी जो इसे सूंघता था, पीला होने का कारण बनेगा। उनकी मांसपेशियों के हर इंच को ऐंठना था और उनका चेहरा बेहद भयंकर हो गया था। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे कि वह किसी को पूरा निगलना चाहते थे। हालांकि वह बेहद दुखी लगते थे। त्रिपाठी जीवोक्ति की शक्तिशाली दिव्य चेतना और खेती अभी भी उन्हें होश में रखने में सक्षम थी। त्रिपाठी जीवोक्ति को पता नहीं था कि उन्हें इस बारे में खुश होना चाहिए या कड़वा महसूस करना चाहिए। एक होश में स्थिति में त्रिपाठी जीवोक्ति ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उन्होंने जो गोलियां और जड़ी बूटियां ली थीं, वे औषधीय क्षमताओं की लहरों में बदल रही थीं जो उनकी नसों और शरीर के माध्यम से दौड़ रही थीं, जिससे कुछ सूक्ष्म और अविश्वसनीय परिवर्तन हो रहे थे। ऐसा लगता था जैसे करोड़ों चींटियां उनके शरीर के अंदर दौड़ रही थीं। इस तरह की असहनीय यातना कुछ ऐसा नहीं था जो एक संत राजा क्षेत्र का कृषक सहन कर सके। कोई आश्चर्य नहीं कि जोंग एओ ने बार बार त्रिपाठी जीवोक्ति को मूल लौटने वाले क्षेत्र में टूटे बिना जल्दबाजी में काम न करने और गहरा इन सूरजमुखी जल प्राप्त करने की कोशिश न करने की चेतावनी दी थी। निश्चित रूप से बुरा आदमी बकवास नहीं कर रहा था, त्रिपाठी जीवोक्ति ने खुद से सोचा। जो दर्द वह अब अनुभव कर रहे थे, वह एक साधारण मूल लौटने वाले क्षेत्र के कृषक को असहनीय बनाने के लिए पर्याप्त था, और यह सिर्फ शुरुआत थी। अगर उनके सुनहरे रक्त की शक्तिशाली पुनर्स्थापना क्षमता नहीं होती, तो त्रिपाठी जीवोक्ति इस क्षण में बाधित हो जाते थे। अगर यह जारी रहा होता, तो उनका शरीर फट जाता और वह मर जाते। त्रिपाठी जीवोक्ति ने जो सामग्रियां ली थी, वे सभी यांग विशेषता और अग्नि विशेषता जड़ी बूटियां और गोलियां थीं। यहाँ पृथ्वी को और अग्नि के साथ युग्मित उनके शरीर में एक अकल्पनीय मात्रा में गर्मी जमा हो गई थी, इसलिए वह जो यातना सहन कर रहे थे, उसकी कल्पना की जा सकती है। त्रिपाठी जीवोक्ति ने फिर से अपनी आंखें खोली और अपने कांपते हाथ को हिलाया, अपनी सर्व शक्ति को दूसरे पत्थर के स्तंभ में डाल दिया। एस्टरिस्क हु एक बैंक के साथ पत्थर के कमरे में आत्मा सनी तेजी से घूमना शुरू हो गई और पृथ्वी फेफड़े अग्निकुंड से निकाली जा रही पृथ्वी को अग्नि की मात्रा घातीय रूप से बढ़ गई। इस समय त्रिपाठी जीवोक्ति अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और एक दुखद कराहना निकालते थे, बहुत बेहतर महसूस करते थे। लापरवाह होने की हिम्मत न करते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति लगातार अपने संत शक्ति को अपने शरीर में अराजक औषधीय क्षमताओं के साथ विलय करने के लिए धक्का देते थे, जिससे उन्हें उनके शरीर में रिसाव होने की अनुमति मिली। 3 दिन बाद त्रिपाठी जीवोक्ति आखिरकार अपने शरीर में सभी विभिन्न औषधीय क्षमताओं को एकीकृत करने और उन्हें अपनी नसों में दबाने में कामयाब रहे। तुरंत त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ एक जैद बोतल निकाली और उसे खोलने से पहले उसकी आंखों में एक मजबूत नजर के साथ एक पल के लिए उसे घूरते थे। इसे थोड़ा हिलाते हुए उसमें से एक क्रिस्टल स्पष्ट तरल की एक बूंद बाहर निकल गई। जिस क्षण तरल की यह बूंद बाहर निकल गई, पत्थर के कमरे, जो एक भट्टी की तरह गर्म था, अचानक एक ठंडक महसूस हुई। नग्न आँख को दिखाई देने वाली गति से इस तरल की बूंद के चारों ओर अंतरिक्ष में अग्नि विशेषता आभा पीछे हट गई, जैसे कि यह एक सांप या बिच्छू था। इस तरल की बूंद के 3 मीटर के भीतर पहुंचने में असमर्थ था। हालांकि तरल की यह बूंद भी काफी अजीब थी। त्रिपाठी जीवोक्ति द्वारा हिलने के बाद यह जमीन पर नहीं गिरा और इसके बजाय पंख की तरह त्रिपाठी जीवोक्ति के सामने चुपचाप तैरता था। गहरा इन सूरजमुखी जल, यह एक खजाना था जिसे यहाँ तक कि मूल राजा भी लालच देते थे, फिर भी त्रिपाठी जीवोक्ति के हाथों में इसकी 20 बूंदें थीं। गहरा इन सूरजमुखी जल की इस बूंद को देखकर त्रिपाठी जीवोक्ति खुद को यादव रवीना रानी के अजगर महिला के बारे में सोचने से नहीं रोक सके। उस समय इस सुंदर महिला को गहरा इन सूरजमुखी जल से शीतदंश हो गया था और उसे जगाने के लिए त्रिपाठी जीवोक्ति को बहुत प्रयास करना पड़ा था। हालांकि अगर उन्हें रोकने वाली आत्मा श्रृंखलाएं नहीं होती, तो त्रिपाठी जीवोक्ति को उनके जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं होती। आखिरकार वे दोनों उस समय दुश्मन थे।
आखिरकार जब त्रिपाठी जीवप्ती ने वर्षापात तारा छोड़ा तो उन्हें हेंगलुओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने पीछा किया था। धीरे धीरे अपना सिर हिलाते हुए और अपने दिमाग से इन विचलित विचारों को दूर करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने संकोच नहीं किया, अपना मुंह खोला और गहराई सूरजमुखी जल की इस बूंद को निगल लिया। उनके मुंह से एक हड्डी को ठंडा करने वाली सनसनी फैल गई और इसने न केवल त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर को फ्रीज करने की कोशिश की, बल्कि उनके ज्ञान सागर ने भी एक ठंडी आभा से भरना शुरू कर दिया। उस क्षण में त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में एक झुलसाने वाली गर्मी फूट पड़ी जिसने तुरंत ठंडक को दूर कर दिया। हालांकि इस गहराई सूरजमुखी जल में शामिल ऊर्जा बेहद भयानक थी, इसलिए जब ठंडी आभा गायब हो गई तो इससे भी अधिक त्रिपाठी जीवप्ती के पूरे शरीर में फैल गया। अगले पल में झुलसाने वाली शक्ति की एक अंतहीन मात्रा फूट पड़ी। गर्म और ठंडा एक युद्ध क्षेत्र के रूप में त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर का उपयोग करते हुए एक दूसरे के साथ टकराव किया, लेकिन गायब होने के बजाय एक रहस्यमय परिवर्तन हुआ। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई क्योंकि उन्होंने अपने गले की गहराई से मंद कराहना और दहाड़ की एक श्रृंखला निकाली। उनके माथे पर नसें उभर रही थीं, जिससे उन्हें एक भयानक दिखावट मिली। वर्षापात तारा पर वापस हालिका, जो एक तृतीय आदेश मूल लौटने वाले क्षेत्र के गुरु थे, को इस गहराई सूरजमुखी जल से चोट पहुंची थी और अपने जीवन को बचाने के लिए अपनी एक बांह को काटने के लिए मजबूर किया गया था। अगर त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने शरीर में जलने वाले बल को दबाने के लिए इतनी सारी यांग और अग्नि विशेषता आत्मा गोलियां और आत्मा घास नहीं ली होती तो गहराई सूरजमुखी जल की यह बूंद अकेले ही उन्हें तुरंत मार देती। इस गहराई सूरजमुखी जल को परिष्कृत करने में पहली कठिनाई इन जड़ी बूटियों और गोलियों की जलने वाले बल को दबाना था। अगर किसी की शारीरिक शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं थी और उनकी आत्मा पर्याप्त कठिन नहीं थी तो इतनी बड़ी मात्रा में जलने वाले बल को अस्थायी रूप से अपने शरीर में संग्रहित करना असंभव होगा, जिससे उनके लिए अगला कदम उठाना असंभव हो जाएगा। दूसरी कठिनाई त्रिपाठी जीवप्ती की वर्तमान स्थिति थी। उन्हें हर समय अपनी चेतना बनाए रखनी थी और बर्फ और आग की शक्ति को जितना संभव हो सके अपने शरीर में एकीकृत करना था। अगर वह नहीं टूट सका तो सबसे अच्छे रूप में उसे गंभीर रूप से चोट लगेगी, लेकिन सबसे खराब रूप में उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। परिणाम बेहद गंभीर होंगे। पत्थर के कमरे के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती की दहाड़ एक घायल जानवर की तरह लगातार गूंजती थी। उनकी स्थिति भी बेहद अजीब थी। कभी कभी उनका पूरा शरीर ठंड से कांप जाएगा और उनके होंठ नीले हो जाएंगे। कभी कभी वो पसीने से तर हो जाएंगे और उनका पूरा शरीर एक भुने हुए केकड़े की तरह लाल हो जाएगा। इस बारी बारी से ठंड और गर्मी में त्रिपाठी जीवप्ती को यह जानकर खुशी हुई कि उनकी खेती एक भयानक दर से बढ़ रही थी। न केवल उनकी खेती बढ़ रही थी, बल्कि उनके शरीर में राक्षसी ज्वाला भी कुछ सूक्ष्म परिवर्तनों से गुजरती लगती थी। राक्षसी ज्वाला खुद ही गर्म और ठंडी ऊर्जा दोनों का एक संस्करण था और ये त्रिपाठी जीवप्ती की अद्वितीय संत शक्ति की अभिव्यक्ति थी। गहराई सूरजमुखी जल को परिष्कृत करने से बनाया गया वातावरण राक्षसी ज्वाला के गुणों के साथ मेल खाने के लिए हुआ, जिससे उनके शरीर में संत शक्ति को धीरे धीरे बदलने के लिए उत्तेजित किया गया। ये कुछ हिस्सा था जिसकी न केवल त्रिपाठी जीवप्ती ने आशा नहीं की थी, बल्कि कुछ हिस्सा भी था जिसकी जोंगेओ ने आशा नहीं की थी। एपिसोड नंबर 1243। ल्यूयान रेत क्षेत्र की 5वीं परत में एक अज्ञात पृथ्वी फेफड़े अग्निकुंड के नीचे एक पत्थर के कमरे में त्रिपाठी जीवप्ती अपने चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ चुपचाप बैठे थे। भले ही वह थके हुए लगते थे और ढहने की कगार पर थे, त्रिपाठी जीवप्ती के चेहरे पर अभी भी उत्साह और खुशी की एक अगोचर नजर थी। इसके अलावा उनके शरीर से धीरे धीरे धड़कने वाली संत शक्ति के उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से एक संकेत थे कि उनकी खेती में बहुत सुधार हुआ था। गहराई सूरजमुखी जल को परिष्कृत करना शुरू करने के बाद 1 महीने से अधिक हो गया था और कल तक नहीं था कि उन्होंने आखिरकार इसे परिष्कृत करना समाप्त कर दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने इतने लंबे समय तक लगने की उम्मीद नहीं की थी और परिष्कृत करने की प्रक्रिया के दौरान कई अप्रत्याशित चीजें हुई थी। गहराई सूरजमुखी जल में शामिल अत्यधिक ठंड की शक्ति बस बहुत मजबूत थी। उन्होंने पहले जो विभिन्न आत्मा घास और आत्मा दवाएं ली थी, 2 पत्थर के स्टूल के बाधाओं द्वारा खींचे गए पृथ्वी कोर अग्नि के साथ युग्मित गहराई सूरजमुखी जल की ठंडक को दबाने में असमर्थ थे, जिससे उनके शरीर में गर्म और ठंडी शक्तियां असंतुलित हो गईं। अंतिम उपाय के रूप में त्रिपाठी जीवप्ती को पृथ्वी कोर अग्नि की शक्ति को मजबूत करने के लिए तीसरे पत्थर के स्टूल के बाधाओं को खोलना पड़ा। त्रिपाठी जीवप्ती ने मूल रूप से गहराई सूरजमुखी जल को संतुलित करने के लिए पृथ्वी कोर अग्नि की शक्ति का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन वह कैसे जान सकते थे कि तीसरे पत्थर के स्टूल के बाधाओं को खोले जाने के बाद गहराई सूरजमुखी जल की शक्ति पूरी तरह से दब गई और उनके शरीर में जलने वाली शक्ति और अधिक जोरदार हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद को कठोर कर लिया और गहराई सूरजमुखी जल की एक दूसरी बूंद ली। केवल ये पता चला कि प्रारंभिक स्थिति खुद को दोहराती है। परिणाम स्वरूप अंत में 4 पत्थर के स्टूल के बाधाओं को उनके द्वारा खोला गया और पृथ्वी को अग्नि ने तेजी से अंदर डाला। मुश्किल से उनके शरीर में गर्म और ठंडी शक्तियों के बीच एक संतुलन बनाए रखने में कामयाब रहे, लेकिन इसकी वजह से इस लंबे महीने के दौरान त्रिपाठी जीवप्ती को जोखिम और पीड़ा सहनी पड़ी। वह घातीय रूप से बढ़ गई। इस महीने के दौरान वह कई बार नर्क के दरवाजों के बीच आगे पीछे भटकते रहे थे और लगभग असफल हो गए थे। उनके शक्तिशाली शरीर और लचीली आध्यात्मिक ऊर्जा ने महत्वपूर्ण क्षणों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
त्रिपाठी जीवोक्ति को अपनी चोटों की मरम्मत करने के लिए अपने शरीर में जमा किए गए सुनहरे रक्त की कुछ बूंदों का उपयोग करना पड़ा, अन्यथा वह दृढ़ रहने में सक्षम नहीं होते और उन्हें बहुत पहले गहरायन सूरजमुखी जल और पृथ्वी को अग्नि द्वारा मार दिया गया होता। भले ही अच्छी चीजें हासिल करना मुश्किल था, लेकिन अंतिम परिणाम त्रिपाठी जीवोक्ति की उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। जॉन गेओ ने उस समय गहरायन सूरजमुखी जल की स्वर्ग तक प्रशंसा की थी। चूंकि यह जमीन पर नहीं था, त्रिपाठी जीवोक्ति ने सोचा था कि इसका कुछ शक्तिशाली प्रभाव होगा और उम्मीद की थी कि इस बार का परिष्करण उन्हें सीधे तृतीय आदेश संत राजा क्षेत्र में तोड़ने या यहाँ तक कि मूल लौटने वाले क्षेत्र की सीमा को छूने की अनुमति देगा, लेकिन अब उनकी खेती केवल द्वितीय आदेश संत राजा क्षेत्र के चरम पर थी। गहरायन सूरजमुखी जल की 2 बूंदें, इतनी सारी कीमती आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और गोलियां, साथ ही पृथ्वी को और अग्नि की शक्ति। त्रिपाठी जीवोक्ति का चेहरा फेस। भले ही उनकी खेती का चेहरा त्रिपाठी का चेहरा फेस। उन्होंने कुछ देर तक विचार किया। त्रिपाठी जीवोक्ति की आत्मा की उनके उनके के अग्निज्वाला जल इसके के उनके स्वर्ग के सार की दिव्य शक्ति के सार के पृथ्वी की आभा और ज्वाला की आभा और इसके के इसकी दिखावट, ये की आभा और शक्ति की आभा के सार के पृथ्वी की आभा के उनके के इसके उनके के इसके के ये। लेकिन त्रिपाठी जीवोक्ति के एकल विचार के साथ ये राक्षसी ज्वाला का समूह एक हड्डी को ठंडा करने वाली आभा को बाहर निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि पत्थर के कमरे में तुरंत ठंड की एक परत भर गई थी, क्योंकि एक श्रृंखला टूटी हुई आवाज के साथ थी। यहाँ तक कि पत्थर की दीवारें भी ठोस जम गईं और चटकना शुरू कर दी। इस पत्थर के कमरे में व्यवस्थित बाधाओं ने सहज रूप से एक सुरक्षात्मक भूमिका निभाई, प्रकाश की परतें जारी की जो इस ठंडी आभा के प्रसार को रोकती थी। त्रिपाठी जीवोक्ति के विचार फिर से चमक गए और हड्डी को ठंडा करने वाली आभा गायब हो गई, जिसे राक्षसी ज्वाला से एक अंतहीन गर्मी से बदल दिया गया। इससे पहले की हवा भर गई थी, वह ठंड तुरंत पिघल गई थी। इस गर्मी की शक्ति अदम्य थी, और इससे पहले कि पत्थर के कमरे का सुरक्षात्मक बाधा प्रतिक्रिया कर सके, यह अचानक चटक गया और टूट गया। त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक संतुष्ट नजर दिखाई और धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली, जिससे राक्षसी ज्वाला की काली गेंद गायब हो गई। उन्होंने ये भी देखा कि गहरायन सूरजमुखी जल की 2 बूंदों को परिष्कृत करने के बाद मुख्य कारण कि उनकी खेती में ज्यादा सुधार नहीं हुआ था, ये था कि उनकी राक्षसी ज्वाला ने अधिकांश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। जब गहरायन सूरजमुखी जल और विभिन्न प्रकार की गर्मी उनके शरीर में एक संतुलन पर पहुंच गई, तो ये कहना उचित था कि इन 2 विरोधी शक्तियों को उनकी खेती को जंगली रूप से बढ़ने के लिए उत्तेजित करना चाहिए, लेकिन उनके शरीर के अंदर राक्षसी ज्वाला भी गर्मी और ठंड का मिश्रण थी, इसलिए ये गहरायन सूरजमुखी जल और विभिन्न जड़ी बूटियों और गोलियों के प्रभावों को अवशोषित करने में सक्षम थी, जिससे उनकी राक्षसी ज्वाला और भी शक्तिशाली हो गई। जब राक्षसी ज्वाला पहली बार पैदा हुई थी, 1 महीने पहले तक, ये हमेशा गर्मी और ठंड का मिश्रण रहा था, कभी कभी ठंडा और कभी कभी गर्म। भले ही यह अजीब और अप्रत्याशित था, अपने गुरु के रूप में त्रिपाठी जीवोक्ति अपनी स्थिति को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकते थे। लेकिन अब त्रिपाठी जीवोक्ति ऐसा करने में सक्षम थे। जबकि उनकी राक्षसी ज्वाला की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई थी, उनके शरीर के साथ इसकी संगतता भी बहुत बढ़ गई थी। भविष्य में जब वह किसी दुश्मन का सामना करेंगे, तो वह अपनी राक्षसी ज्वाला को ठंडा या गर्म होने के लिए नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। इस तरह की राक्षसी ज्वाला जिसे नियंत्रित किया जा सकता था, वह अपने परिवर्तन की तुलना में कहीं अधिक घातक और खतरा थी। कुल मिलाकर त्रिपाठी जीवोक्ति इस बार के परिष्करण से बहुत संतुष्ट थे। जैसे ही राक्षसी ज्वाला का जन्म हुआ था, त्रिपाठी जीवोक्ति जानते थे कि इस अजीब शक्ति में आकार देने और बढ़ने की एक मजबूत क्षमता थी। दुर्भाग्य से उन्होंने ये पता नहीं लगाया था कि उनकी राक्षसी ज्वाला को कैसे बढ़ाया जाए, और कोई भी उन्हें यह नहीं बता सका। इस बार संयोग से उन्हें एक रास्ता मिल गया था। जब तक वह गर्मी और ठंड को एक संतुलन तक पहुंचा सकते थे, एक बाहरी बल बनाते थे और फिर राक्षसी ज्वाला के साथ विलय करते थे, वह इसके विकास को बढ़ावा दे सकते थे। ऐसा लगता है कि शेष गहरायन सूरजमुखी जल बेकार नहीं है, त्रिपाठी जीवोक्ति ने खुद से सोचा। वह अभी भी सोच रहे थे कि उनके पास अभी भी गहरायन सूरजमुखी जल के साथ क्या करना है। इसे बेचना निश्चित रूप से एक अच्छा विचार नहीं था। हर कोई जानता था कि ज़ेड अंगूठी रखना एक अपराध था और इसे आसपास पड़ा रहना एक बर्बादी होगी। लेकिन अब त्रिपाठी जीवोक्ति के पास एक अच्छा विचार था। जब तक उन्होंने बड़ी संख्या में यांग और अग्नि विशेषता आत्मा घास और आत्मा दवाएं एकत्रित की, वह गहरायन सूरजमुखी जल को दूसरी बार परिष्कृत भी कर सकते थे, जिससे उनकी राक्षसी ज्वाला की शक्ति और भी मजबूत हो जाएगी। बेशक ये सिर्फ एक विचार था और क्या इसे समझा जा सकता था या नहीं, यह अभी भी अज्ञात था। अगर समय की कमी नहीं होती तो त्रिपाठी जीवोक्ति प्रयोग करने के लिए कुछ और गहरायन सूरजमुखी जल को परिष्कृत करने के लिए तैयार होते, लेकिन दुर्भाग्य से ल्यूयानरेक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से 5 महीने से अधिक गुजर चुके थे और आधे साल की समय सीमा दूर नहीं थी, इसलिए उन्हें केवल इस विचार को फिलहाल एक तरफ रखना पड़ा और भविष्य में इसका परीक्षण करने का एक तरीका खोजना पड़ा। त्रिपाठी जीवोक्ति को डर था कि वह इस पृथ्वी फेफड़े अग्निकुंड के रूप में एक अच्छा परिष्करण वातावरण कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। आखिरकार कौन जानता था कि ल्यूयानरेक क्षेत्र फिर से कब खुलेगा। एक दिन तक ध्यान में बैठने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति ठीक हो गए, खड़े हो गए
और अपने चारों ओर देखा इससे पहले कि वह पत्थर के कमरे में एम्बेडेड 4 मुलायम चमकदार क्षेत्रों को बाहर निकाले और उन्हें अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में फेंक दे। ये चमकदार क्षेत्र स्पष्ट रूप से साधारण चीजें नहीं थे। अगर वह उन्हें अपने निवास पर वापस ले जाते थे तो वे न केवल उनके दिमाग को शांत करने में सक्षम होंगे बल्कि वे वातावरण को भी अनुकूलित करने में सक्षम होंगे, इसलिए बेशक वह इस अवसर को नहीं छोड़ेंगे। ये पुष्टि करने के बाद कि इस पत्थर के कमरे में कुछ भी नहीं छूटा था, त्रिपाठी जीवप्ती चले गए और लंबे मार्ग के साथ बाहर निकल गए। जल्द ही त्रिपाठी जीवप्ती मार्ग से बाहर निकल गए और गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर अपने चेहरे पर एक स्नेह के साथ बाईं ओर गुफा को घूरते थे। 1 महीने से अधिक समय पहले उन्होंने कलाकृति आत्मा के हाथों में एक बड़ा नुकसान उठाया था। अगर उन्होंने अंतरिक्ष के पथ की खेती नहीं की होती तो वह शायद मौके पर ही मर गए होते। अब जब उनकी खेती एक छोटे क्षेत्र से बढ़ गई थी और उन्होंने पूरी तरह से अपनी राक्षसी ज्वाला के तापमान में परिवर्तनों को पकड़ लिया था तो वह स्वाभाविक रूप से बदला लेना चाहते थे। एक कलाकृति आत्मा के साथ एक कलाकृति परिष्कृत भट्टी होना। त्रिपाठी जीवप्ती झूठ बोल रहे होंगे अगर उन्होंने कहा कि वह ईर्ष्या नहीं करते थे। यदि संभव होता तो वह स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष को वश में करना चाहते थे। हालांकि ये कलाकृति आत्मा के साथ खिलवाड़ करने के लिए कुछ नहीं था। भले ही त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ भरोसा था, उन्हें अभी भी ध्यान से अपने विकल्पों पर विचार करना पड़ा। उसके शीर्ष पर इस लड़ाई को जल्दी से हल करना पड़ा। कौन जानता था कि ल्यूयान रेत क्षेत्र कब बंद होगा। अगर वह कलाकृति आत्मा से लड़ते समय अचानक टेलीपोर्ट हो गए थे तो ये बुरा होगा। लंबे समय तक विचार करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती की आकृति चमक गई और वह सीधे विपरीत पक्ष पर गुफा की ओर दौड़ पड़े। मध्य हवा में तैरते हुए नीचे पृथ्वी फेफड़े अग्निकुंड ने त्रिपाठी जीवप्ती के पूरे शरीर को लपेट लिया, उनकी शरीर को जलाने वाली नग्न आंख को दिखाई देने वाली समृद्ध ऊर्जा। त्रिपाठी जीवप्ती की राक्षसी ज्वाला चमकदार रूप से जल गई, एक हड्डी को ठंडा करने वाली आभा को बाहर निकालती थी। भले ही इस गर्मी का विरोध करना आसान नहीं था, ये भी बहुत कठिन नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा खुशी से चमक उठा क्योंकि उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उनकी राक्षसी ज्वाला की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई थी। पिछली बार जब वह दौड़कर आए थे तो वह बेहद सावधान और सतर्क थे, लेकिन अब उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। पलक झपकते ही त्रिपाठी जीवप्ती बाईं ओर गुफा में पहुंच गए और आसानी से अंदर चले गए। त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से कई 100 मीटर लंबे मार्ग को पार कर लिया। शुरुआत से अंत तक कलाकृति आत्मा ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। ये तब तक नहीं था जब तक त्रिपाठी जीवप्ती की आकृति फिर से पत्थर के कमरे में दिखाई नहीं दी कि कमरे के बीच में कलाकृति परिष्कृत भट्टी अचानक गूंजता था और उसकी सतह लाल चमकती थी। अजीब आग की लाल पक्षी ने एक तेज चीख निकाली और उसका सुंदर शरीर अचानक भट्टी की सतह से बाहर निकल गया। एक पल में पूरे पत्थर के कमरे का तापमान बढ़ गया और लाल हो गया। ये कलाकृति आत्मा स्पष्ट रूप से बहुत प्रतिशोधी थी। पिछली बार जब त्रिपाठी जीवप्ती भाग गए थे तो यह 1 महीने से अधिक समय तक गुप्त रूप से नाराज था। अब जब उसने त्रिपाठी जीवप्ती को फिर से लापरवाही से दौड़ते हुए देखा तो वह तुरंत उसे एक सबक सिखाना चाहता था। ये ठीक वही था जो त्रिपाठी जीवप्ती चाहते थे। उनका शरीर हिल गया और ठंडी राक्षसी ज्वाला की एक परत उनके चारों ओर उछल पड़ी, दूसरे पक्ष की झुलसाने वाली आभा का विरोध करते हुए, जबकि उनका हाथ चमक गया और उनके हाथ में एक स्वर्ग सजा भाला दिखाई दिया और उन्होंने इसे पूरी ताकत से लाल अग्नि पक्षी पर फेंक दिया। लाल अग्नि पक्षी ने गुस्से से चीखा, जादू के साथ नाराज लगता था कि उसे कम आंक आ गया था। अपनी तेज चोंच खोलते हुए इसने एक राक्षसी गति के साथ त्रिपाठी जीवप्ती की ओर आग की एक बड़ी लहर थूक दी। त्रिपाठी जीवप्ती ने स्नेह किया। उनका इरादा बिल्कुल भी चकमा देने का नहीं था। स्वर्ग सजा भाला जो उन्होंने फेंक दिया था सीधे आग की लहर में एक छेद फाड़ दिया। उसी समय भाला मुड़ गया और एक गहरे काले अजगर में बदल गया। इसने अपना काला मुंह खोला और राक्षसी आग की एक बड़ी मात्रा थूक दी, एक पल में गर्मी की लहर को रोक दिया। कई लड़ाइयों के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने युवान नियंत्रण तकनीकों का उपयोग करने में कुछ अनुभव प्राप्त किया था और अब वह आसानी से अपनी संत शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे जो उन्होंने गोली मार दी थी और इसे विभिन्न हमलों में बदल सकते थे। ये कहा जाना चाहिए कि लाल मोमबत्ती फल के पकने की मदद से उन्होंने जो युवान नियंत्रण तकनीक समझी थी वह लड़ाई में उनके लिए बहुत मददगार थी। इस एक चाल ने अकेले ही त्रिपाठी जीवप्ती की लड़ाई की शक्ति को कम से कम 20% तक बढ़ा दिया था। एपिसोड नंबर 1244। भले ही युवान नियंत्रण एक अच्छी तकनीक थी, लेकिन इसने एक की दिव्य चेतना पर एक भारी बोझ डाला, इसलिए हर कृषक इसे समझ और उपयोग नहीं कर सका। केवल उन कृषकों को जिनकी दिव्य चेतना औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक मजबूत थी, वे ही इस तरह की रहस्यमय तकनीक को समझ सकते थे। स्वर्ग सजा भाला का अचानक परिवर्तन स्पष्ट रूप से अग्नि पक्षी को आश्चर्यचकित कर दिया, और जब उसने देखा कि काले बाढ़ अजगर की ठंडी ज्वालाएं वास्तव में आग की अपनी लहर को रोकने में सक्षम थी, तो यह और भी क्रोधित हो गया। इसने अपने पंख फैलाए, जिससे हवा का एक झोंका उठता है क्योंकि ज्वालाओं के समूह उसके पंखों से बाहर निकलकर काले बाढ़ अजगर और अग्नि अजगर को बाईपास करते हुए सीधे उस जगह की ओर बढ़ते थे जहां त्रिपाठी जीवप्ती खड़े थे। त्रिपाठी जीवप्ती के पीछे हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति उछल पड़ी और उत्कृष्ट पारदर्शी पंखों की एक जोड़ी अचानक दिखाई दी। ये पंख हवा की चपलता और गड़गड़ाहट की हिंसा के साथ चमकते थे, और एक टिमटिमाना के साथ त्रिपाठी जीवप्ती उस जगह से गायब हो गए जहां वह खड़े थे, जिससे ज्वालाओं के समूह हवा के अलावा कुछ भी नहीं टकराते थे।
अग्नि पक्षी के एक और हमला शुरू करने की प्रतीक्षा किए बिना त्रिपाठी जीवोक्ति ने पहले ही अपना हाथ हिलाया था और 1 दर्जन से अधिक अंतरिक्ष ब्लेड जारी किए थे। चूंकि उन्होंने इस लड़ाई को जल्दी से समाप्त करने का इरादा किया था, त्रिपाठी जीवोक्ति का स्वाभाविक रूप से अब इसके साथ काम करने का कोई इरादा नहीं था और तुरंत अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग किया। अंतरिक्ष ब्लेड, जो सब कुछ निगलने में सक्षम लगते थे, तेजी से बाहर निकलते थे, जिससे अग्नि पक्षी की मानव जैसी आंखों में डर का एक निशान सामने आया। पिछली बार इसने इन अंतरिक्ष ब्लेड के तहत एक छोटा नुकसान उठाया था और पता था कि ये चीजें कितनी अजीब और भयंकर थीं। स्वाभाविक रूप से इसने जगह पर रहने की हिम्मत नहीं की और अपने पंखों के एक फ्लैप के साथ ये ज्वालाओं की एक धार में बदल गया और किनारे पर उड़ गया। इससे पहले कि यह फिर से दिखाई दे सके, त्रिपाठी जीवोक्ति पहले ही बंद हो गए थे और इसे पकड़ने के लिए पहुंच गए थे। अब जब उनके पास अपने शरीर की रक्षा करने वाली ठंडी ज्वालाएं थीं, त्रिपाठी जीवोक्ति कलाकृति आत्मा की गर्मी से डरते नहीं थे। आखिरकार कलाकृति आत्मा का जन्म पृथ्वी की कोर अग्नि द्वारा दसियों हजारों सालों तक जलने के बाद ही हुआ था, और ऐसा नहीं था कि त्रिपाठी जीवोक्ति ने पहले कभी पृथ्वी की कोर अग्नि की यातना का अनुभव नहीं किया था। कलाकृति आत्मा की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी और जिस पर उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत था। सॉलिडिफिकेशन की एक भावना अचानक फैल गई क्योंकि त्रिपाठी जीवोक्ति का बड़ा हाथ अचानक कलाकृति आत्मा से आधा पैर दूर जम गया, आगे बढ़ने में असमर्थ था। यह उसी तरह की शक्ति थी जो बल के समान थी, लेकिन ये कृषक का बल नहीं था, बल्कि अग्नि सिद्धांत का कलाकृति आत्मा का जन्मजात मास्टर था। एस्टरस पा पा पा। हवा में विस्फोटक आवाजों का एक विस्फोट हुआ क्योंकि पत्थर के कमरे में अग्नि विशेषता आभा तुरंत कई स्तरों तक बढ़ गई। त्रिपाठी जीवोक्ति को ठंडी ज्वालाओं की शक्ति को अधिकतम तक धकेलने के लिए अपनी संत शक्ति को प्रसारित करना पड़ा, जिससे उनके शरीर से एक बर्फीली आभा फैल गई। अचानक उसने कलाकृति आत्मा के सिद्धांत नाकाबंदी के माध्यम से तोड़ दिया। फिर से स्वतंत्रता। अपनी कलाई के एक झटके के साथ त्रिपाठी जीवोक्ति ने इस तथ्य का फायदा उठाया कि कलाकृति आत्मा ने अभी तक पूरी तरह से भौतिक रूप नहीं लिया था कि उसकी ओर गहरे काले भाले की एक श्रृंखला भेज दी। कुछ भाले द्वारा छेदा जाने के बाद फिर से एक तेज चीख बज गई। 2 छोटी आंखें तुरंत क्रोध और डर से भर गईं। ऐसा लगता था कि यह समझ नहीं पाया कि सिर्फ 1 महीने की छोटी अवधि में क्यों यह व्यक्ति जो पिछली बार उसके द्वारा पराजित हो गया था, वास्तव में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता रखता था। कलाकृति आत्मा में एक भौतिक शरीर नहीं था, इसलिए भले ही इसे स्वर्ग सजा भाला द्वारा छेदा गया था, इसका जीवन खतरे में नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग सजा भाला में शामिल ठंडी आभा ने कलाकृति आत्मा को बेहद असुविधाजनक बना दिया, जिससे इसका शरीर मूल स्थिति में बहाल होने से पहले कुछ देर के लिए उतार चढ़ाव और कसमसाहट करता था। त्रिपाठी जीवोक्ति के कार्यों ने पूरी तरह से कलाकृति आत्मा को गुस्सा दिलाया। उसकी आकृति चमक गई क्योंकि उसके पंख शुद्ध अग्नि सिद्धांत से संघटित होकर लाल रोशनी में बदल गए और त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर गोली मार दी। त्रिपाठी जीवोक्ति की आरामदेह अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई क्योंकि उन्होंने इन अग्निपंखों में शामिल भयानक हत्या के इरादे को देखा। उन्होंने थोड़ी सी भी हिचकिचाहट करने की हिम्मत नहीं की, खुद को बचाने के लिए एक महान स्वर्गीय ढाल को संघनित किया, जबकि 100 पहाड़ों की तस्वीर को बुलाया, कलाकृति आत्मा की ओर 1 दर्जन चोटियां भेजी। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ महान स्वर्गीय ढाल टूट गया और 100 पहाड़ों की तस्वीर से बाहर निकलने वाले पहाड़ के प्रेत को भी भारी नुकसान हुआ, आंख झपकते ही गायब हो गए। त्रिपाठी जीवोक्ति ने जल्दी से 100 पहाड़ों की तस्वीर को दूर कर दिया और अपने पवन और गड़गड़ाहट पंखों की मदद से जल्दी से किनारे पर चकमा दे दिया। पहाड़ ढह गए और पृथ्वी चटक गई। पत्थर का कमरा हिल गया। चारों ओर के मंत्र एक बार फिर से सक्रिय हो गए, पत्थर के कमरे को विनाश से बचाते थे। इसके बावजूद 2 परतों के मंत्र हुओयू द्वारा नष्ट कर दिए गए। अग्निपंखों को गोली मारने के बाद कलाकृति आत्मा का शरीर अचानक सिकुड़ गया और ये थोड़ा थका हुआ लगता था। ये अग्निपंख स्पष्ट रूप से एक साधारण हमला नहीं थे और बहुत संभव है कि इसके अस्तित्व से घनिष्ठ रूप से संबंधित थे। इसके अलावा अग्निपंख अपने लक्ष्य को मारने में विफल होने के बाद गायब नहीं हुए। इसके बजाय वे घने लाल रोशनी की एक श्रृंखला में बदल गए और त्रिपाठी जीवोक्ति का पीछा किया, जहरा तौर पर उसे मारने का इरादा रखते थे। त्रिपाठी जीवोक्ति ने देखा कि वह उनसे बच नहीं सकते थे और उनके चेहरे पर एक भयंकर नजर चमक गई, लेकिन वह स्थिर रहे क्योंकि उन्होंने चुपचाप अपनी ओर भागते हुए अग्निपंखों को घूरते थे। जब वे केवल 10 मीटर दूर थे, त्रिपाठी जीवोक्ति ने अचानक अपने हाथ बाहर निकालकर, जैसे कि कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हों, और उन्हें जोरदार रूप से अलग कर दिया। त्रिपाठी जीवोक्ति द्वारा एक बड़ी शून्य दरार अचानक फाड़ दी गई थी, एक जानवर के मुंह की तरह, और उसकी ओर उड़ने वाले कई अग्निपंखों का स्वागत किया। ये देखकर कलाकृति आत्मा ने एक चीख निकाली और अग्निपंख जो उसकी ओर उड़ रहे थे, जल्दी से दिशाएं बदल गए और जल्दी से कलाकृति आत्मा के स्थान पर वापस आ गए। ऐसा लगता था कि कलाकृति आत्मा भी जानती थी कि यह अपने अग्निपंखों को शून्य दरार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकती है। एक बार जब वे प्रवेश कर गए तो उन्हें फिर से ढूंढना असंभव होगा। पलक झपकते ही अग्निपंख कलाकृति आत्मा के शरीर में वापस आ गए और उसका मूल रूप से छोटा शरीर अपने मूल आकार में बहाल हो गया। हालांकि उसके बगल में एक आकृति चमक गई और त्रिपाठी जीवोक्ति एक भूत की तरह दिखाई दिए, धीरे धीरे अपना हाथ बाहर निकालकर। अचानक पत्थर के कमरे के ऊपर एक विशाल अंधेरा हथेली दिखाई दी, जैसे कि वह पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को कवर करना चाहता था। स्वर्ग को ढकने वाला हाथ।
कलाकृति आत्मा वास्तव में इस हमले से बच नहीं सका, इसलिए ये केवल अपने शरीर में गर्मी की लहरों को उत्तेजित कर सका और इस झटके का विरोध करने की कोशिश करते हुए अपनी दो छोटी आंखों के साथ विशाल हथेली को घूरता था। पलक झपकते ही स्वर्ग को ढकने वाला हाथ कलाकृति आत्मा से टकराया। एक जोरदार बैंग के साथ अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी की शक्ति एक भूस्खलन या सुनामी की तरह पत्थर के कमरे में लुढ़क गई और टकरा गई। आवाज चौंकाने वाली थी। आग की लहर और काले बाढ़ अजगर जो पास में लड़ रहे थे तुरंत फ्लोरोसेंट प्रकाश में बदल गए और प्रभाव से टकराए जाने के बाद गायब हो गए। सब कुछ शांत होने के बाद कलाकृति आत्मा हवा में अजीब तरह से तैरती थी, जबकि त्रिपाठी जीवप्ती 10 मीटर से अधिक दूर खड़े थे, उसे ठंड से देख रहे थे। कलाकृति आत्मा ठीक लगती थी, लेकिन उसके शरीर पर लाल रोशनी पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से धुंधली थी। जाहिर तौर पर उसे अभी अभी त्रिपाठी जीवप्ती के लगातार हमलों के तहत एक नुकसान उठाना पड़ा था। मुझे नहीं पता कि आपकी कितनी बुद्धि खोली गई है, और नहीं मुझे पता है कि क्या आप मेरे शब्दों को समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं तो मैं आपको जाने दे सकता हूँ। यदि आप नहीं करते हैं तो मैं केवल बल का उपयोग कर सकता हूँ। आपको थोड़ा पीड़ित होना पड़ेगा और शायद आपकी मूल शक्ति को बहुत नुकसान होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे उदासीनता से देखा। ये कलाकृति आत्मा वास्तव में बुद्धिमान थी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती निश्चित नहीं थे कि क्या यह उनके शब्दों को समझ सकता था। आखिरकार यह आदमी दसियों हजारों सालों तक कलाकृति परिष्कृत भट्टी में रहा था और अन्य जीवित प्राणियों के संपर्क में नहीं आया होगा। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती के आश्चर्य के लिए उनके बोलने के बाद कलाकृति आत्मा की छोटी आंखें तुरंत गुस्से से चमक गईं। ये वास्तव में उन्हें समझ सकता था। अगले पल में इसने एक गुस्से वाली चीख निकाली और कलाकृति परिष्कृत भट्टी, जिसे पत्थर के कमरे के केंद्र में शांतिपूर्ण रूप से रखा गया था, उसी समय गूंजता था। एक पल में कलाकृति परिष्कृत भट्टी लाल गर्म हो गया और आग की एक लहर अचानक भट्टी से बाहर निकल गई और अग्नि पक्षी के शरीर में डाली गई। कलाकृति आत्मा, जिसे कुछ मामूली चोटें लगी थीं, अचानक उस भट्टी द्वारा भरने के बाद जोरदार रूप से भर गया जिसने इसे जन्म दिया था। यहाँ तक कि इसका शरीर भी बड़ा हो गया, क्योंकि यह त्रिपाठी जीवप्ती के सिर के ऊपर मंडराता था और अपनी पंख फैलाता था, गुफा की अधिकांश छत को ढकता था। इस प्रक्रिया के दौरान त्रिपाठी जीवप्ती बस चुपचाप देखते रहे। इसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने न केवल इसे नहीं रोका, बल्कि उन्होंने अपनी आंखों में उपहास का एक निशान भी सामने लाया। आखिरकार एक कलाकृति आत्मा अभी भी एक कलाकृति आत्मा थी। भले ही इसने बुद्धि हासिल कर ली थी, फिर भी इसमें उसके खिलाफ लड़ने में अनुभव की कमी थी। त्रिपाठी जीवप्ती इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। पिछली बार कलाकृति आत्मा से लड़ने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती जानते थे कि कलाकृति परिष्कृत भट्टी एक साधारण वस्तु नहीं थी। इस पर भरोसा करके कलाकृति परिष्कृत भट्टी कलाकृति आत्मा को बहुत अधिक पूरक कर सकती थी। हालांकि ये कितनी ऊर्जा को कलाकृति आत्मा की खपत को अंतहीन रूप से भर सकती थी, इसकी निश्चित रूप से एक सीमा थी। इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने शुरुआत में जोरदार साधनों का उपयोग किया था, ताकि कलाकृति आत्मा को कलाकृति परिष्कृत भट्टी में संग्रहित अग्नि शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा सके। अगर इसने कलाकृति परिष्कृत भट्टी में झुलसाने वाली अग्नि विशेषता ऊर्जा का उपयोग नहीं किया होता, तो त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में अपनी अगली योजना को पूरा करने में सक्षम नहीं होते। अब शायद इस कलाकृति परिष्कृत भट्टी में ज्यादा अग्नि विशेषता ऊर्जा नहीं बची थी, है ना? त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से अपनी आंख के कोने से विशाल मूल राजा ग्रेट भट्टी पर ध्यान दिया। अपने शरीर के बेहद विशाल होने के बाद कलाकृति आत्मा ने एक बार फिर से अपनी अभिमानी और गर्वित अभिव्यक्ति को बहाल कर दिया। उसकी छोटी आंखें तिरस्कार से भर गईं। हालांकि इससे पहले कि यह अपनी शक्ति दिखा सके, त्रिपाठी जीवप्ती की आकृति चमक गई और उस जगह से गायब हो गई जहां वह खड़े थे। जब उसकी आकृति फिर से दिखाई दी तो वह पहले से ही कलाकृति परिष्कृत भट्टी के बगल में खड़ा था। तुरंत कलाकृति आत्मा की भयभीत नजर के तहत त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी हथेली से राक्षसी ज्वाला का एक समूह बाहर भेजा और इसे कलाकृति परिष्कृत भट्टी में दे मारा। एक पल में कलाकृति परिष्कृत भट्टी को राक्षसी ज्वाला में लपेट लिया गया, क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी संत शक्ति को तेजी से धक्का दिया और इसे कलाकृति परिष्कृत भट्टी में डाला। इस क्षण में बर्फीली ठंडी ज्वालाएं ने अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित की। पलक झपकते ही इस विशाल भट्टी की सतह जमना शुरू हो गई। इसके अलावा जो जम गया था वह काला बर्फ था, जो अंदर की ओर फैलना जारी रखा गया था। कलाकृति आत्मा, जो हमेशा से अलग और अभिमानी रही थी, को एक भारी झटका लगा होगा, क्योंकि उसका विशाल लाल शरीर हिंसक रूप से कांपना शुरू हो गया था। तभी उसे समझ आया कि त्रिपाठी जीवप्ती क्या योजना बना रहे थे। कलाकृति परिष्कृत भट्टी वह बर्तन था जिसने उसे जन्म दिया था, इसलिए यह इस कलाकृति परिष्कृत भट्टी की कलाकृति आत्मा थी। एक बार जब कलाकृति परिष्कृत भट्टी क्षतिग्रस्त हो गया या हमला किया गया, तो एक कलाकृति आत्मा के रूप में यह अक्षत रहने में सक्षम नहीं होगा। ये कहा जा सकता है कि त्रिपाठी जीवप्ती को इसके साथ सिर से लड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उसे बस इस निर्जीव कलाकृति परिष्कृत भट्टी से निपटना था। ये एक कलाकृति आत्मा होने की त्रासदी हो सकती है, महान शक्ति होना, लेकिन इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं होना। कलाकृति आत्मा का शरीर कुछ देर के लिए मुड़ गया और विकृत हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती के कार्यों ने उसे चरम तक गुस्सा दिलाया था, लेकिन उसके शरीर से फैलने वाली ठंडक ने उसे बहुत डरा दिया।
अब और संकोच करने की हिम्मत न करते हुए कलाकृति आत्मा ने अपना मुंह खोला और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर गर्मी की एक लहर भेजी। इसने त्रिपाठी जीवप्ती को मारने की उम्मीद नहीं की, केवल त्रिपाठी जीवप्ती को अपने बर्तन से दूर धकेलने के लिए, ताकि वह फिर से कलाकृति परिष्कृत भट्टी पर हमला न करे। एपिसोड नंबर 1245। त्रिपाठी जीवप्ती भी इस समय गुप्त रूप से चौंक गए थे। उन्होंने पाया कि इस कलाकृति परिष्कृत भट्टी में वास्तव में भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा शामिल थी, जिससे उनके लिए इसे कुछ समय के लिए बर्फ में सीलबंद करना असंभव हो गया था। जब गर्मी की लहर उन्हें टक्कर मारी, त्रिपाठी जीवप्ती ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उनके इरादे सामने आ गए थे और इस कलाकृति आत्मा की चेतना उथली नहीं थी। एक बार जब वह कलाकृति परिष्कृत भट्टी को छोड़ देंगे तो उनके लिए फिर से हमला करना बेहद मुश्किल होगा। विशाल गर्मी की लहर को घूरते हुए त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि उन्होंने फिर से अपने हाथ बाहर निकाले, शून्य पर पकड़े और उन्हें अलग कर दिया। पिछली शून्य दरार के आकार से दोगुनी एक अंधेरी दरार त्रिपाठी जीवप्ती के सामने दिखाई दी। गर्मी की लहर उसी क्षण त्रिपाठी जीवप्ती के ठीक सामने पहुंच गई, शून्य दरार में डालकर और शून्य के एक अज्ञात हिस्से में निर्वासित हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती को बिल्कुल भी चोट पहुंचाने में असमर्थ थी। हालांकि ये शून्य दरार भी थोड़ा अस्थिर लगता था। भले ही त्रिपाठी जीवप्ती की अंतरिक्ष बल और सिद्धांतों की समझ में बहुत सुधार हुआ था, लेकिन वह अभी तक महान उपलब्धि चरण तक नहीं पहुंचे थे। जबरदस्ती इस शून्य दरार को फाड़ना पहले से ही उनके लिए बेहद मुश्किल था, इसलिए जब इसे कलाकृति आत्मा की गर्मी की लहर में शामिल शुद्ध अग्नि ऊर्जा द्वारा मारा गया तो ये तुरंत विकृत होना शुरू हो गया, जैसे कि ये किसी भी क्षण ढह सकता है और गायब हो सकता है। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा डूब गया, क्योंकि उन्होंने एक हाथ शून्य दरार पर रखा, इसकी स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की और जितना संभव हो उतना समय खरीदे, जबकि उनके दूसरे हाथ को कलाकृति परिष्कृत भट्टी पर रखा गया था और निराशाजनक रूप से इसमें अपनी संत शक्ति डाली गई थी। एक पल में त्रिपाठी जीवप्ती की संत शक्ति एक बांध टूटने की तरह निकल गई, जिससे कलाकृति परिष्कृत भट्टी की सतह पर अधिक से अधिक काली ज्वालाएं दिखाई देती थी, जबकि ये बनाने वाली काली बर्फ मोटी और मोटी हो गई। जब कलाकृति आत्मा ने दहने की कगार पर शून्य दरार देखा तो उसकी छोटी आंखों में खुशी की नजर दिखाई दी, लेकिन जब उसने त्रिपाठी जीवप्ती को निराशाजनक रूप से कलाकृति परिष्कृत भट्टी को बर्फ में सीलबंद करने की कोशिश करते हुए देखा तो वह अचानक घबरा गई और अपने मुंह से अधिक गर्मी की लहरें थूक दी, जैसे कि यह त्रिपाठी जीवप्ती के साथ मौत से लड़ना चाहता था। ऐसा लगता था कि यह भी जानता था कि इस लड़ाई के बाद या तो इसे जम जाएगा या त्रिपाठी जीवप्ती को नष्ट कर दिया जाएगा, इसलिए इसने बिल्कुल भी वापस नहीं लिया। पत्थर के कमरे में लड़ाई तुरंत एक स्थिरता पर आ गई। कलाकृति आत्मा ने अपने मुंह से गर्मी की लहरों को छिड़काना जारी रखा, जिससे वह जिस अंतरिक्ष में था वह बेहद गर्म हो गया, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती की स्थिति को एक अस्थिर शून्य दरार द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया, जो गर्मी की लहरों को निगल गया। उनके पीछे कलाकृति परिष्कृत भट्टी ने एक चटकने वाली आवाज उत्सर्जित करना शुरू कर दिया, क्योंकि पतली काली बर्फ की परतें बाहर से अंदर तक, ऊपर से नीचे तक फैलना शुरू हो गई। भले ही इस प्रक्रिया की गति तेज नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से धीमा भी नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्थानिक दरार अधिक से अधिक भ्रामक और अस्थिर हो गई। अंत में कलाकृति आत्मा की गर्मी की लहर के दबाव में यह अचानक गिर गया, इसके पीछे त्रिपाठी जीवप्ती को खुला कर दिया। ये देखकर कलाकृति आत्मा की छोटी आंखों में आश्चर्य की नजर दिखाई दी। इस अजीब स्थानिक दरार के बिना जो गर्मी की लहरों को निगल सकती थी, उसे पूरा भरोसा था कि वह एक सांस में त्रिपाठी जीवप्ती को पिघलाने में सक्षम होगा। उसकी आंखों में एक क्रूर और हिंसक नजर दिखाई दी, क्योंकि कलाकृति आत्मा ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह में जल्दी से एक लाल रोशनी बन गई। अग्नि विशेषता ऊर्जा का एक चौंकाने वाला उतार चढ़ाव फैल गया, पूरे पत्थर के कमरे को हिला दिया। ये देखकर कि यह इस चौंकाने वाले हमले को थूकने वाला था, त्रिपाठी जीवप्ती के गंभीर चेहरे पर अचानक एक अजीब मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने कलाकृति आत्मा को देखा और तुरंत हंस पड़े। उनकी हंसी के साथ विशाल कलाकृति परिष्कृत भट्टी ने अचानक एक चटकने वाली आवाज उत्सर्जित की, क्योंकि इसे पूरी तरह से काली बर्फ में सीलबंद कर दिया गया था, यहाँ तक कि विश्व ऊर्जा का एक निशान भी जारी नहीं किया जा सका। कलाकृति आत्मा एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर जैसे कि बिजली गिर गई हो, उसका विशाल शरीर अचानक अपनी ताकत खो चुका लगता था और आकाश से गिर गया। इससे पहले कि यह जमीन से टकराए, उसके मुंह में भारी मात्रा में अग्नि आत्मा शक्ति पहले से ही एक जोरदार बैंग के साथ विस्फोट हो गई थी, जिससे उसका पूरा सिर विस्फोट हो गया। हालांकि ये कलाकृति आत्मा का जीवन लेने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह एक भौतिक संस्था नहीं थी और स्वाभाविक रूप से अग्नि विशेषता सिद्धांतों में निपुण थी, इसलिए अभी अभी का झटका इसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर भी उसका विशाल शरीर जल्दी से सिकुड़ गया और जमीन पर गिरने के बाद यह एक बार फिर से अपने मूल आकार में वापस आ गया। जब त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे पहली बार देखा था, उसका नया बड़ा हुआ सिर भी बहुत धुंधला था और वह डगमगाते हुए खड़ा हो गया, बहुत कमजोर लग रहा था। वह चुपचाप वहां खड़ा था, डर और नाराजगी के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को देख रहा था। उसकी दो छोटी आंखें चारों ओर घूम रही थी, यह नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रहा था। अचानक इसने अपने पंख फैलाए, एक ज्वाला में बदल गया और कलाकृति परिष्कृत भट्टी की ओर दौड़ पड़ा। ये वास्तव में उस बर्तन पर लौटना चाहता था जिसने उसे जन्म दिया था। त्रिपाठी जीवप्ती इसे अपनी इच्छा के अनुसार कैसे करने दे सकते थे?
बुद्धि और साहस की इस लड़ाई के बाद वह आखिरकार कलाकृति आत्मा को एक प्रतिकूल स्थिति में मजबूर करने में कामयाब रहे थे। अगर वह अब इसे वश में नहीं कर सकते थे तो जो कुछ भी उन्होंने पहले किया था वह सब व्यर्थ हो गया होगा। काली राक्षसी ज्वालाएं त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर से बाहर निकल गई, एक के बाद एक त्रिपाठी जीवप्ती के सामने तैरती थी। ये दिखने में अगोचर काले अग्निगोले रंग में बस थोड़ा अजीब थे, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती की दिव्य चेतना के नियंत्रण में वे सभी एक चौंकाने वाली ठंडक बाहर निकालते थे। आने वाली लाल रोशनी को देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी उंगली को काले अग्निगोलों में से एक की ओर फेंक दिया। काले अग्निगोले तुरंत एक ठंडी आभा के साथ लाल रोशनी की ओर उड़ गए। चाहे वह इसलिए था क्योंकि कलाकृति आत्मा अभी तक ठीक नहीं हुई थी या क्योंकि उसकी मूल शक्ति को गंभीर रूप से चोट लगी थी, कलाकृति आत्मा से परिवर्तित लाल रोशनी चकमा नहीं दी और सीधे ठंडी ज्वालाओं से टकरा गई। एक जोरदार बैंग के साथ ठंड और गर्म का टकराव तेजी से फैल गया और कलाकृति आत्मा का शरीर एक बार फिर से दिखाई दिया। गुफा की दीवार में सीधे खटखटाया जाने से पहले मध्य हवा में लगातार टक्कर मारता था और उसके शरीर के बाहर लाल रोशनी बहुत कम हो गई। अपने पैरों पर डगमगाते हुए कलाकृति आत्मा एक बार फिर से एक लाल रोशनी में बदल गया और आगे बढ़ गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने ठंड से सूंघा और एक बार फिर से ठंडी ज्वालाओं के एक समूह को नियंत्रित किया ताकि वह मिल सके। एस्टरस खान 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 पत्थर के कमरे के अंदर कलाकृति आत्मा अमानवीय यातना से पीड़ित था। हर बार जब इसे ठंडी ज्वालाओं से मारा जाता था तो इसका शरीर थोड़ा धुंधला हो जाता था। 7 या 8 बार के बाद यह मुश्किल से अपने पूरे रूप को बनाए रखने में सक्षम था। उसके 2 पंख बहुत सिकुड़ गए थे और उसकी पूंछ पर 3 लंबे पंख गायब हो गए थे। उसका बर्तन जम गया था और उसे विश्वमूल शक्ति के झटके का सामना करना पड़ा था, इसलिए उसकी चिंता के तहत मूल रूप से राजसी और असहनीय रूप से अभिमानी कलाकृति आत्मा अब त्रिपाठी जीवप्ती के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका था और पूरी तरह से एक पंचिंग बैग बन गया था। हालांकि यह आदमी वास्तव में अद्भुत था। ठंडी ज्वालाओं द्वारा इतनी बार मिट्टी जाए के बाद उसका शरीर अभी तक समाप्त नहीं हुआ था और उसकी आध्यात्मिकता नहीं खोई गई थी। इसने त्रिपाठी जीवप्ती को गुप्त रूप से चौंका दिया और उसी समय उसे वश में करने के लिए और भी दृढ़ बना दिया। इस बार अगर उसने सीधे कलाकृति परिष्कृत भट्टी पर हमला नहीं किया होता तो इस कलाकृति आत्मा द्वारा प्रदर्शित ताकत और आध्यात्मिकता के साथ वह इसके लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं होते। हालांकि उसका बर्तन ठीक यही रखा गया था, इसलिए अगर त्रिपाठी जीवप्ती ने इस पर हमला नहीं किया होता तो वह वास्तव में बेवकूफ होंगे। फिर से आसानी से खटखटाया जाने के बाद कलाकृति आत्मा ने हाथपूर्वक खड़ा होकर एक कम चीख निकाली। एक कोयल की तरह खून रोता था, बेहद दुखी लगता था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें संकीर्ण कर ली। उनकी अभिव्यक्ति न तो खुश थी और न ही दुखी, बस इसे उदासीनता से देख रहा था। यह महसूस करते हुए कि यह समय के बारे में था, उन्होंने अपना मुंह खोला और कहा, चूंकि आपके पास चेतना है तो चलो इस पर चर्चा करते हैं। मैं आपको नष्ट नहीं करूंगा और मैं आपको जीने भी दे सकता हूं, लेकिन आपको मेरे सामने आत्मसमर्पण करना होगा। कलाकृति आत्मा ने एक चीख निकाली और अपनी 2 छोटी आंखों से त्रिपाठी जीवप्ती को घूरता था, स्पष्ट रूप से काफी गुस्से में था। त्रिपाठी जीवप्ती हंसते थे। आप बेहतर तरीके से इस पर ध्यान से विचार करते हैं। किसी भी मामले में मुझे आपको वश में नहीं करना है। मैं आपको यहाँ नष्ट भी कर सकता हूँ, आपके अस्तित्व को मिटा सकता हूँ और आपको इस दुनिया से गायब कर सकता हूँ। आपके लिए पैदा होना आसान नहीं था और मुझे डर है कि केवल आप ही जानते हैं कि इसमें कितनी कठिनाइयाँ और समय लगा, तो आप मेरी शर्तों से आज्ञाकारी रूप से सहमत क्यों नहीं हैं? बेशक मेरे सामने आत्मसमर्पण करना लाभ के बिना नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है आपकी तरह की कलाकृति आत्मा में बहुत मजबूत विकास क्षमता होनी चाहिए। अगर मैं आपको बाहर निकालता हूँ तो शायद मुझे कुछ ऐसा मिल सकता है जो आपके विकास के लिए बहुत मददगार होगा। त्रिपाठी जीवप्ती कठोर और नर्म दोनों तरीकों का उपयोग करने के सिद्धांत से अच्छी तरह से वाकिफ थे। उच्च चेतना वाली एक जाति से निपटने के दौरान एक छड़ी और एक खजूर का उपयोग हर बार काम करेगा, अकेले एक कलाकृति आत्मा से निपटने दें। निश्चित रूप से पर्याप्त। कलाकृति आत्मा शुरुआत में उदासीन था, लेकिन जब उसने त्रिपाठी जीवप्ती के अंतिम शब्द सुने तो उसकी छोटी आंखें घूम गईं और उसने अपना छोटा सिर झुका दिया, जैसे कि वह लाभ और नुकसान पर विचार कर रहा था, जिससे उसे एक बहुत चालाक भावना मिली। त्रिपाठी जीवप्ती ने देखा कि उम्मीद थी, इसलिए उसने तुरंत तब मारा जब लोहा गर्म था और एक सपाट आवाज में कहा, आप दसियों हजारों सालों से यहाँ हैं। पृथ्वी, फेफड़े, अग्निकुंड आपके जन्म का स्रोत है, इसलिए संभवतः ये जगह आपके विकास के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होगी। अगर आप मेरे साथ नहीं आते हैं तो आप हमेशा के लिए यहाँ फंसे रहेंगे। अगली बार कौन जानता है कि कौन टूट जाएगा। उस समय हे वे लोग मेरे जितने आसान नहीं होंगे बात करने के लिए। ये कहने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति डूब गई। मैंने पर्याप्त कहा है। चाहे आप आत्मसमर्पण करें या नष्ट हो जाएं, यह आपकी पसंद है। मेरे पास ज्यादा धैर्य नहीं है और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जब मैं फिर से उठता हूँ, अगर आपने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवप्ती कलाकृति परिष्कृत भट्टी के बगल में क्रॉस लेग बैठ गए। कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने महसूस किया कि ये पर्याप्त होना चाहिए, इसलिए अब उन्हें बस कलाकृति आत्मा के फैसला करने का इंतजार करना पड़ा।
कलाकृति आत्मा पत्थर के कमरे के कोने में खड़ा था और त्रिपाठी जीवप्ती को घूरता था। फिर अपने पीछे काली ज्वालाओं में सीलबंद कलाकृति परिष्कृत भट्टी पर उसकी आंखों में झिझक की एक मानव जैसी नजर चमकती थी। पत्थर का कमरा अचानक शांत हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने कलाकृति आत्मा का आग्रह नहीं किया। कलाकृति आत्मा ने इतनी सारी कठिनाइयां सही थी और मूल शक्ति की भारी चोटों के साथ इसने लापरवाही से दौड़कर आने की हिम्मत नहीं की, इसलिए यह बस वहां स्थिर खड़ा रहा। आधा दिन एक पल में गुजर गया। आधे दिन के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें खोली और ठंड से कलाकृति आत्मा को देखकर खड़े हो गए। इस बार त्रिपाठी जीवप्ती के कुछ भी कहने की प्रतीक्षा किए बिना कलाकृति आत्मा ने अचानक एक स्पष्ट चीख निकाली। भले ही त्रिपाठी जीवप्ती नहीं समझते थे कि इसका क्या मतलब है, वह अभी भी इसका पता लगा सकते थे, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया और कहा, मैं अपना वादा निभाता हूँ। जब तक आप मेरा पालन करने को तैयार हैं, मैं आपके बढ़ने और विकसित होने में मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं आपको बताना भूल गया, आप केवल एक नहीं है जिसने मेरे बगल में चेतना हासिल की है। एक दिव्य वृक्ष भी है, लेकिन यह वर्तमान में विकसित हो रहा है और सो रहा है। आप भविष्य में मिलेंगे, इसलिए इसके साथ अधिक बार बातचीत करें और आप समझ जाएंगे कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। कलाकृति आत्मा ने एक और चीख निकाली, लेकिन इस बार इसमें आज्ञाकारिता का एक संकेत था। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और सिर हिलाया। अच्छा, अगर आप तैयार हैं तो आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा सुरक्षा जारी कर सकते हैं। मैं पहले आपके शरीर पर कुछ बाधाएं रखूंगा, लेकिन आप आराम कर सकते हैं कि यह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सिर्फ एक एहतियात है। कलाकृति आत्मा ने अनिश्चित काल तक संकोच किया, इससे पहले कि वह अनिच्छा से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा सुरक्षा जारी कर दे। त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ बाहर निकल गए, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पर आक्रमण किया और कुछ छोटी चालें का उपयोग किया। एपिसोड नंबर 1246। 9 स्वर्ग दिव्य कौशलों में से एक को महान स्वर्गीय आकर्षण कहा जाता था। एक आत्मा कौशल जो विशेष रूप से किसी की दिव्य चेतना के साथ दूसरों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता था। भले ही 9 स्वर्ग दिव्य कौशल केवल तोंगशुआन क्षेत्र में मौजूद थे, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती की दिव्य चेतना इतनी शक्तिशाली थी कि उन्हें कलाकृति आत्मा के झटके से डरने की जरूरत नहीं थी। जल्द ही सब कुछ तैयार था और त्रिपाठी जीवप्ती ने कलाकृति आत्मा के शरीर से उसकी आत्मा स्रोत की एक झलक निकाली और इसे अपने ज्ञान सागर में सीलबंद कर दिया। इस तरह वह किसी भी समय कलाकृति आत्मा के अस्तित्व को नियंत्रित कर सकते थे। एक बार जब इसने कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा दिखाया तो त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत इसे गायब कर सकते थे। अपनी आत्मा स्रोत की एक झलक खोने के बाद कलाकृति आत्मा बहुत नाखुश लगता था, अपने पंख फड़फड़ाता था और त्रिपाठी जीवप्ती पर चहकता था। त्रिपाठी जीवप्ती जानते थे कि यह बुरे मूड में था और इससे बहस करने की परवाह नहीं की, बस कलाकृति परिष्कृत भट्टी को ढकने वाली ठंडी ज्वालाओं की परतों को हटाने के लिए अपना हाथ हिलाया। अब जब उन्होंने कलाकृति आत्मा को वश में कर लिया था, स्वाभाविक रूप से उसके बर्तन को फ्रीज करने की कोई जरूरत नहीं थी। भले ही कलाकृति परिष्कृत भट्टी को फ्रीज करने से कलाकृति आत्मा को बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसका अभी भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। ये देखकर कि उसका बर्तन ठीक था, कलाकृति आत्मा की परेशानी और गुस्सा बहुत शांत हो गया, लेकिन यह अभी भी कुछ हद तक अनियंत्रित लगता था। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, इससे पहले कि वह अपनी उंगली बाहर निकाले और अपनी उंगली की नोक से सुनहरा रक्त की एक बूंद बाहर निकाले। कलाकृति आत्मा की ओर मुड़े और पूछे, क्या आप ये चाहते हैं? पिछली बार दिव्य वृक्ष ने सुनहरे रक्त की 2 बूंदें निगल ली थी और तुरंत विकसित होने के लिए गहरी नींद में गिर गया था, अब भी नहीं जाग रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती समझ सकते थे कि उनका सुनहरा रक्त दिव्य वृक्ष के लिए क्यों मददगार होगा। आखिरकार सुनहरे रक्त की इस बूंद में भारी मात्रा में जीवन शक्ति थी। वह बस नहीं जानते थे कि क्या ये कलाकृति आत्मा के लिए आकर्षक होगा, लेकिन अगर ऐसा था तो भविष्य में इसे नियंत्रित करना बहुत आसान होगा। त्रिपाठी जीवप्ती के आश्चर्य के लिए उन्होंने सोचा कि सुनहरा रक्त, जो जीवन शक्ति में समृद्ध था, कलाकृति आत्मा के लिए ज्यादा उपयोग का नहीं होगा। हालांकि सुनहरे रक्त की इस बूंद को देखने के बाद कलाकृति आत्मा की आंखें तुरंत चमक उठी और यह आग की एक धार में बदल गया जो त्रिपाठी जीवप्ती की ओर दौड़ पड़ा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सहज रूप से अपनी संत शक्ति को धक्का दिया, लेकिन यह महसूस करने के बाद कि इसका कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था, उन्होंने अपनी सतर्कता कम कर दी। आग की धार त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ के चारों ओर लपेट दी गई और सुनहरे रक्त की बूंद बिना किसी निशान के गायब हो गई। दूर नहीं, कलाकृति आत्मा का शरीर फिर से दिखाई दिया। उसका मूल रूप से धुंधला और गंभीर रूप से घायल शरीर मूल शक्ति थी। वह नग्न आंख को दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रहा था। थोड़ी देर बाद वह बहुत ठीक हो गया। ये देखकर त्रिपाठी जीवप्ती चकित रह गए। त्रिपाठी जीवप्ती ने सुनहरे रक्त की एक बूंद बाहर निकालने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि यह अभी उनके लिए सबसे कीमती चीज थी और वह इसे आजमाना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में कलाकृति आत्मा की मदद करेगा। दूसरे विचार पर त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक समझ आया, भले ही कलाकृति आत्मा में एक भौतिक शरीर नहीं था, जिस बर्तन ने उसे जन्म दिया था वह भी एक मृत वस्तु था, लेकिन चूंकि इसने चेतना हासिल कर ली थी, इसका मतलब था कि यह अब एक साधारण कलाकृति आत्मा नहीं रहा था। जब तक इसने बर्तन के साथ अपने संबंध को काट दिया और कब्जा करने के लिए एक उपयुक्त शरीर पाया, ये पूरी तरह से एक विशेष अस्तित्व बन सकता था। इसमें अपनी खुद की जीवन शक्ति थी, इसलिए सुनहरा रक्त का स्वाभाविक रूप से इस पर असर पड़ेगा।
सुनहरे रक्त की एक बूंद निगलने के बाद कलाकृति आत्मा ने अपने कुछ मूल शक्ति को ठीक करने के अलावा ज्यादा बदलाव नहीं किया और न ही इसने मजबूत होने के कोई संकेत दिखाए। इसके बजाय इसने अपना सिर झुका दिया और त्रिपाठी जीवक्ति के चारों ओर चला गया, उन्हें चापलूसी करने की कोशिश की। जाहिरा तौर पर त्रिपाठी जीवक्ति से सुनहरे रक्त की एक और बूंद प्राप्त करना चाहता था। त्रिपाठी जीवक्ति मदद नहीं कर सके लेकिन हंसते थे क्योंकि उन्होंने पाया कि इस बार उन्होंने जिस कलाकृति आत्मा को वश में किया था वह काफी बुद्धिमान था। यह आश्चर्यजनक नहीं था। हालांकि कलाकृति आत्माएं कम से कम 10,000 सालों से अस्तित्व में थी, इसलिए उनके लिए इस तरह की चेतना होना अजीब नहीं था। अगर उनके पास ऐसी बुद्धि नहीं होती तो त्रिपाठी जीवक्ति ने इससे लड़ने के लिए इतना प्रयास खर्च नहीं किया होता। मेरे पास सुनहरा रक्त नहीं है, लेकिन मेरे पास ये है। त्रिपाठी जीवक्ति ने लापरवाही से एक वस्तु, एक सेम आकार का अग्नि क्रिस्टल पत्थर फेंक दिया। सुनहरा रक्त बहुत कीमती था, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति स्वाभाविक रूप से कलाकृति आत्मा की भूख को संतुष्ट नहीं कर सके। इस अग्नि क्रिस्टल पत्थर के लिए इसे एक छठी क्रम अग्नि आत्मा पशु से प्राप्त किया जाना चाहिए था। अब जब त्रिपाठी जीवक्ति के पास अपने अंतरिक्ष वलय में इतनी सारी चीजें थी तो उन्हें ज्यादा परेशान महसूस नहीं हुआ। जैसे ही कलाकृति आत्मा ने अग्नि क्रिस्टल पत्थर को दिखाई देते देखा, ये ज्वाला की एक धार में बदल गया और इसे दूर कर दिया। जब यह फिर से दिखाई दिया तो अग्नि क्रिस्टल पत्थर बिना किसी निशान के गायब हो गया था। अपने होंठों को थपथपाते हुए कलाकृति आत्मा कुछ हद तक असंतुष्ट लगता था। जिस किसी ने भी एक शानदार भोजन खाया था और फिर एक साधारण भोजन खाना पड़ा था, उसकी भी यही प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, अपने बर्तन पर वापस जाओ, यह मेरे जाने का समय है। त्रिपाठी जीवक्ति इसे और अधिक लाभ देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अभी तक इस कलाकृति आत्मा को पूरी तरह से वश में नहीं किया था, लेकिन आत्मा मोहर के कारण उन्हें उनका पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दिव्य वृक्ष के विपरीत त्रिपाठी जीवक्ति इसके साथ कंजूस नहीं थे। त्रिपाठी जीवक्ति के आदेश को सुनकर कलाकृति आत्मा ने तुरंत पालन नहीं किया और इसके बजाय जल्दी से एक चीख निकाली, इससे पहले कि वह ज्वाला की एक धार में बदल जाए और पत्थर के कमरे में 4 पत्थर की बेंचों के चारों ओर उड़ जाए। त्रिपाठी जीवक्ति भौहें चढ़ाते थे, लेकिन कलाकृति आत्मा के साथ उनके विशेष संबंध के माध्यम से वह आखिरकार समझ गए कि इसका क्या मतलब है। एक पल के लिए झिझकते हुए इससे पहले कि पूछे और पृथ्वी को अग्नि निकालें, कलाकृति आत्मा उतरने से पहले एक पल के लिए चारों ओर घूमता था। जाहिर तौर पर त्रिपाठी जीवक्ति सही थे। ठीक है, त्रिपाठी जीवक्ति संकोच नहीं करते थे, अपनी संत शक्ति को 4 पत्थर की बेंचों में डालते थे और पत्थर के कमरे में विशाल आत्मा व्यूह खोलते थे। एक पल में पृथ्वी को अग्नि की एक स्थिर धारा पृथ्वी फेफड़े अग्निकुंड से निकाली गई और कलाकृति परिष्कृत भट्टी में डाली गई। कलाकृति आत्मा की आकृति चमक गई, इससे पहले कि वह ज्वाला की एक धार में बदल जाए और जमीन में ड्रिल किया जाए। त्रिपाठी जीवक्ति को चिंता नहीं थी कि यह भाग जाएगा। आत्मा मोहर का उल्लेख किए बिना ही उसका बर्तन अभी भी यही था। एक पल बाद त्रिपाठी जीवक्ति की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उन्होंने कलाकृति परिष्कृत भट्टी की ओर घूरते थे। त्रिपाठी जीवक्ति नहीं जानते थे कि कलाकृति आत्मा ने क्या किया था, लेकिन उसके द्वारा निकाली गई पृथ्वी को अग्नि अचानक कई गुना अधिक भयंकर हो गई थी, जिससे पत्थर के कमरे में आत्मा व्यूह को इसे झेलने में असमर्थ होने के संकेत दिखाई दिए। पृथ्वी को अग्नि को कलाकृति परिष्कृत भट्टी द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, जिससे वह अस्थिर रूप से कंपन करती थी, जैसे कि ये किसी भी क्षण विस्फोट हो सकता है। उसी समय कलाकृति परिष्कृत भट्टी पर रनवे की एक श्रृंखला बहना शुरू हो गई और ऊर्जा की जंजीरें दिखाई देने लगी। त्रिपाठी जीवक्ति इससे हैरान थे। उन्होंने इस तरह की ऊर्जा श्रृंखला को पहले भी देखा था। यह उसी तरह की ऊर्जा श्रृंखला थी जो तब दिखाई दी थी जब कलाकृति आत्मा 1 महीने से अधिक समय पहले पत्थर के कमरे के बाहर उसका पीछा कर रहा था। उस समय इन ऊर्जा श्रृंखलाओं ने कलाकृति आत्मा के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, जिससे उसे भागने की अनुमति मिली थी। अब जब वे फिर से उनके सामने दिखाई दिए थे, त्रिपाठी जीवक्ति तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा था। ये पता चला कि इस कलाकृति परिष्कृत भट्टी को सीलबंद कर दिया गया था और इस पत्थर के कमरे में बंद कर दिया गया था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि कलाकृति आत्मा का जन्म दसियों हजारों साल पहले हुआ था? इस कलाकृति परिष्कृत भट्टी के मूल मालिक ने इसे सीलबंद करने और कलाकृति आत्मा को भागने से रोकने के लिए इस विधि का उपयोग किया था। अन्यथा कलाकृति आत्मा की क्षमता के साथ ये कलाकृति परिष्कृत भट्टी को पृथ्वी फेफड़े अग्निकुंड से बाहर निकाल सकता था। दसियों हजारों सालों तक अकेले यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं थी। इस मामले को समझने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति करवाहट से मुस्कुराए। ऐसा लगता था कि अगर वह कलाकृति परिष्कृत भट्टी को दूर ले जाना चाहते थे तो उन्हें पहले आत्मा व्यूह की इस परत को तोड़ना होगा। कलाकृति आत्मा के पास निश्चित रूप से इसे हटाने का कोई तरीका नहीं था, अन्यथा ये पहले ही भाग गया होता और यहाँ फंसा नहीं होता। उन्हें अभी तक कलाकृति आत्मा से कोई मदद नहीं मिली थी, लेकिन अब उन्हें इसके लिए काम करना पड़ा, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति ने गुप्त रूप से अपने बुरे भाग्य को शाप दिया। जमीन से एक लाल रोशनी चमक गई और कलाकृति आत्मा फिर से दिखाई दी। कलाकृति परिष्कृत भट्टी के चारों ओर आत्मा व्यूह की परतों पर चिल्लाया। त्रिपाठी जीवक्ति इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने संकोच नहीं किया और आगे बढ़कर ठंडी ज्वालाओं के साथ ऊर्जा श्रृंखलाओं पर लगातार बमबारी करते थे। भले ही इस तरह के आत्मा व्यूह को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया था और काफी मजबूत था, यह आखिरकार एक मृत वस्तु था।
त्रिपाठी जीवोक्ति की ठंडी ज्वालाएं ने इसे बाधित कर दिया, इसलिए इसे तोड़ना मुश्किल नहीं था। आधा दिन बाद ठंडी ज्वालाओं के लगातार जमने के तहत श्रृंखला जैसी ऊर्जा श्रृंखलाएं आखिरकार इंच दर इंच टूट गई। ये देखकर कलाकृति आत्मा, जो पास में इंतजार कर रही थी, ने एक स्पष्ट चीख निकाली। उसकी आवाज अनंत खुशी और खुशी से भरी थी और कलाकृति परिष्कृत भट्टी में डूब गई। कंटेनर और कलाकृति आत्मा एक पल में एक में विलय हो गए और अग्नि विशेषता ऊर्जा का एक विस्फोट बाहर निकल गया, जिससे त्रिपाठी जीवोक्ति का चेहरा पीला पड़ गया। अब उन्हें समझ आया कि कलाकृति आत्मा इस आत्मा व्यूह के कारण अपनी पूरी ताकत प्रदर्शित करने में असमर्थ रहा होगा। अन्यथा ये कहना मुश्किल होता कि उस समय कौन जीता होगा। सौभाग्य से इस आत्मा व्यूह ने उन्हें कलाकृति आत्मा को वश में करने का अवसर दिया। इसके लिए उन्हें इस कलाकृति परिष्कृत भट्टी के मूल मालिक को ठीक से धन्यवाद देना पड़ा। जैसे ही वह परेशान थे, विशाल क्राफ्टिंग भट्टी धीरे धीरे हवा में उठ गई और फिर जैसा कि यह घुमाया गया था, ये जल्दी से छोटा हो गया। जल्द ही विशाल कलाकृति परिष्कृत भट्टी एक हथेली के आकार तक सिकुड़ गया। रोशनी की एक चमक के साथ कलाकृति परिष्कृत भट्टी त्रिपाठी जीवोक्ति के सामने उड़ गया और उससे एक गहरे लाल रंग की आकृति दिखाई दी और गायब हो गई। त्रिपाठी जीवोक्ति ने गहरी सांस ली और अपने सामने छोटे भट्टी को अपने अंतरिक्ष वलय में रख दिया। उन्होंने कलाकृति परिष्कृत भट्टी को काली किताब अंतरिक्ष में नहीं डाला। आखिरकार काली किताब अंतरिक्ष के अंदर बहुत सारी कीमती चीजें थीं और कलाकृति आत्मा एक ईमानदार साथी नहीं था। अगर उन्होंने वास्तव में इसे काली किताब अंतरिक्ष में छोड़ दिया तो त्रिपाठी जीवोक्ति आराम महसूस नहीं करेंगे। उन्हें डर था कि वह कुछ खो देंगे। कलाकृति परिष्कृत भट्टी को दूर रखने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति ने पत्थर की दीवार में एम्बेडेड आठ चमकते हुए गेंदों को बाहर निकाला और उन्हें पत्थर के कमरे से बाहर निकलने से पहले अपने अंतरिक्ष वलय में फेंक दिया। अब यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं थी। पृथ्वी फेफड़े अग्निकुंड के नीचे पूरे पत्थर के कमरे को त्रिपाठी जीवोक्ति द्वारा साफ कर दिया गया था और मूल्य की सब कुछ अब उनका था। यहाँ रहना केवल समय की बर्बादी होगी। जल्द ही त्रिपाठी जीवोक्ति पत्थर की दीवार के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए और लगभग अथाह निकास को देखकर गुप्त रूप से थोड़ा परेशान महसूस कर रहे थे। यहाँ से निकास तक दूरी कम से कम कुछ 1000 मीटर थी और पृथ्वी फेफड़े अग्निकुंड के अंदर मैग्मा समय समय पर फूटता था, इसलिए इस तरह चढ़ाई करना थोड़ा परेशान करने वाला होगा। एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति की आंखें चमक उठी और उन्होंने फिर से कलाकृति परिष्कृत भट्टी को बाहर निकाला। उन्हें याद आया कि कलाकृति आत्मा अभी उड़ सकता था और भले ही वह केवल पत्थर के कमरे के चारों ओर उड़ रहा था, लेकिन वह इस जगह के विश्व सिद्धांतों से बंधा नहीं लगता था। इसके साथ बातचीत करने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति बहुत खुश थे। कलाकृति आत्मा वास्तव में बाहर उड़ सकता था, इसलिए उन्होंने संकोच नहीं किया और इसे उन्हें ले जाने की अनुमति दी। एक पल बाद 5वीं परत में कहीं एक लाल रोशनी आकाश में गोली मार दी गई। इस लाल रोशनी के नीचे त्रिपाठी जीवोक्ति के हाथ ठंडी ज्वालाओं में ढके हुए थे, क्योंकि उन्होंने कलाकृति आत्मा के पंजों को पकड़ा और बाहर निकल गए। जैसे ही ये पृथ्वी फेफड़े अग्निकुंड से बाहर निकल गया, कलाकृति आत्मा ने एक उच्च पिच चीख निकाली, जैसे कि ये पुनर्जन्म ले चुका था और अपने पंख फैलाने और उड़ने वाला था। वह कैसे जान सकता था कि केवल 100 मीटर उड़ने के बाद उसका शरीर रुक जाएगा और वह जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, उसका चेहरा धूल में ढका होगा। ये देखकर त्रिपाठी जीवोक्ति तुरंत समझ गए कि कलाकृति आत्मा यहाँ विश्व सिद्धांतों से अबाधित नहीं था। बस इतना था कि उसके प्रतिबंध उनके अपने की तुलना में बहुत छोटे थे, लेकिन वह अभी भी बहुत ऊंचा नहीं उड़ सका। एपिसोड नंबर 1247। त्रिपाठी जीवोक्ति मूल रूप से कलाकृति आत्मा को वापस अपने अंतरिक्ष वलय में रखना चाहते थे, लेकिन अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के बाद ये किसी भी प्रतिबंध से बंधे रहने को तैयार नहीं था। इसके बजाय यह एक लघु फाइबर में बदल गया और त्रिपाठी जीवोक्ति के कंधे पर खड़ा हो गया। त्रिपाठी जीवोक्ति के बालों को अपनी नुकीली चोंच से कंघी करता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि त्रिपाठी जीवोक्ति ने इसे कितना भी समझाने की कोशिश की, इसने कलाकृति परिष्कृत भट्टी पर लौटने से इनकार कर दिया। त्रिपाठी जीवोक्ति इसे बहुत अधिक मजबूर नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह केवल इसे होने दे सके। हालांकि कलाकृति परिष्कृत भट्टी को वापस अपने अंतरिक्ष वलय में नहीं रखा जा सका, अन्यथा कलाकृति आत्मा को जबरदस्ती उसके कंटेनर में वापस कर दिया जाएगा। त्रिपाठी जीवोक्ति केवल छोटे कलाकृति परिष्कृत भट्टी को अपनी बाहों में भर सके और चारों ओर देखें। 5वीं परत अभी भी 1 महीने पहले जैसी थी। झुलसने वाली गर्मी की लहरें और असहनीय अग्निविष हर जगह थे और सब कुछ एक उज्ज्वल लाल रंग था। हालांकि त्रिपाठी जीवोक्ति ने पाया कि उनके लिए 5वीं परत के कठोर वातावरण का विरोध करना पहले की तुलना में बहुत आसान था। बेशक यह आंशिक रूप से इसलिए था क्योंकि उनकी ताकत में सुधार हुआ था और उनके खेती क्षेत्र में एक छोटे क्षेत्र से वृद्धि हुई थी, लेकिन सबसे बड़ा कारण उनकी राक्षसी ज्वालाओं की शक्ति में वृद्धि और उन पर उनके नियंत्रण में बदलाव था। 1 महीने पहले त्रिपाठी जीवोक्ति की राक्षसी ज्वालाओं को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सका, और भले ही वे जोरदार और पर्याप्त शुद्ध थे, फिर भी उनके लिए 5वीं परत के वातावरण का विरोध करना थोड़ा मुश्किल था। हालांकि अब उनकी राक्षसी ज्वालाओं की विशेषताओं ने उन्हें एकल विचार के साथ गर्म और ठंड के बीच स्विच करने की अनुमति दी। अपने शरीर की रक्षा करने वाली उनकी ठंडी ज्वालाओं के साथ त्रिपाठी जीवोक्ति को भयंकर गर्मी की लहरों और अग्निविषों से डरने की कोई जरूरत नहीं थी।
नग्न आंख को दिखाई देने वाली गर्मी की लहरों को अवरुद्ध कर दिया गया जब वे उनके शरीर के आधे मीटर के भीतर आए। त्रिपाठी जीवप्ती जगह पर खड़े होकर अपनी थोड़ी पर हाथ फेरा और कुछ देर के लिए विचार किया। पूरी कहानी को समझने के बाद वह अच्छे मूड में थे। इसके अलावा त्रिपाठी जीवप्ती को चिंता थी कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं होगा, लेकिन गहन नींद सूर्यमुखी जल को परिष्कृत करने के बाद भी लियुयान रेत क्षेत्र अभी भी बंद नहीं हुआ था। हालांकि समय की गणना करते हुए यह अगले कुछ दिनों के भीतर होना चाहिए। कुछ दिनों के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को स्वाभाविक रूप से चौथी परत पर लौटने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह गहराई में खोज करना जारी रख सकते थे और देख सकते थे कि क्या छठी परत थी जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था। अगर था तो ये किस तरह का दृश्य होगा। अगर उनकी राक्षसी ज्वालाओं की शक्ति में वृद्धि नहीं हुई होती तो त्रिपाठी जीवप्ती निश्चित रूप से छठी मंजिल पर नहीं गए होंगे। जब वो पहले यहाँ आए थे तो उन्हें पहले से ही एकल कदम आगे बढ़ाना भी मुश्किल लगा था, इसलिए उनके लिए आगे बढ़ना असंभव था। लेकिन अब ठंडी ज्वालाओं की सुरक्षा के साथ उन्हें भरोसा था कि वह जांच करना जारी रख सकते हैं। लियुयान रेगिस्तान की तीसरी परत से शुरू होकर दसियों हजारों सालों से किसी ने इसमें प्रवेश नहीं किया था। प्रत्येक परत में अद्भुत धन और अवसर शामिल थे। लाल मोमबत्ती फल तीसरी परत में दिखाई दिया था और विशाल संप्रदाय खंडहर चौथी परत में दिखाई दिए थे। दुर्भाग्य से त्रिपाठी जीवप्ती के पास उनमें टूटने की क्षमता नहीं थी और वह केवल आहें भर सके। पांचवीं परत में एक पृथ्वी फेफड़े अग्निकुंड और एक उत्पत्ति राजा श्रेणी कलाकृति परिष्कृत भट्टी था जिसने एक कलाकृति आत्मा को जन्म दिया था। अगर वास्तव में छठी परत थी तो अंदर निश्चित रूप से कुछ अच्छी चीजें होंगी। अपना मन बनाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अब संकोच नहीं किया। इस समय का सार था और लियुयान रेत क्षेत्र किसी भी क्षण बंद हो सकता था। अपने अंतरिक्ष वलय से एक युवान चुंबकीय कंपास निकालते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने उस दिशा को निर्धारित किया जिसमें वह एक निश्चित दिशा में जाने से पहले जा रहे थे। ठंडी ज्वालाओं की सुरक्षा के साथ त्रिपाठी जीवप्ती के लिए पांचवीं परत के चारों ओर चलना वास्तव में बहुत अधिक सुविधाजनक था। संघ शक्ति की एक बड़ी मात्रा का उपभोग करने के अलावा पहले जैसी कोई समस्या नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती भी कुछ स्पष्ट बाधाओं और खतरनाक लगने वाले स्थानों से बचने के लिए अपने विनाश के राक्षस आंख की दिव्य तकनीक का लगातार उपयोग कर रहे थे। रास्ते में त्रिपाठी जीवप्ती को थोड़ा सा भी खतरा नहीं हुआ। यहाँ तक कि कलाकृति आत्मा भी बेहद स्थिर और अच्छी तरह से व्यवहार किया गया था। कभी कभी एक पल के लिए उड़ता था इससे पहले कि वह जल्दी से लौट आए और त्रिपाठी जीवप्ती के कंधे पर बैठना जारी रखे। ऐसा लगता था कि कलाकृति आत्मा भी इस जगह के खतरों को जानता था और इच्छा पर घूमने की हिम्मत नहीं करता था। 3 दिनों तक त्रिपाठी जीवप्ती पांचवीं परत के चारों ओर घूमते थे। अगर युवान चुंबकीय कंपास नहीं होता तो वह निश्चित रूप से इस लाल दुनिया में अपना रास्ता खो चुके होते। इस दिन जैसा कि त्रिपाठी जीवप्ती चल रहे थे, उनके कंधे पर बैठा कलाकृति आत्मा अचानक खड़ा हो गया और एक कम चीख निकाली क्योंकि उसकी 2 छोटी आंखें चौकस रूप से आगे घूरती थीं। त्रिपाठी जीवप्ती का दिल कस गया और वह जल्दी से रुक गए। अपने विनाश के राक्षस आंख के साथ क्षेत्र को साफ करते हुए उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिला जिससे उनकी अभिव्यक्ति डूब गई। वह जानते थे कि लियुयान रेत क्षेत्र में कुछ उत्तम बाधाएं थी जो उनके विनाश के राक्षस आंख भी नहीं देख सकते थे, लेकिन अब ऐसा लगता था कि उनके सामने एक था। हालांकि ये बाधा वास्तव में कलाकृति आत्मा द्वारा पहले खोजी गई थी, जो त्रिपाठी जीवप्ती की उम्मीदों से परे थी। कलाकृति आत्मा का जन्म केवल कलाकृति परिष्कृत भट्टी से हुआ था, इसलिए तार्किक रूप से बोलते हुए उसे बाधाओं की ज्यादा समझ नहीं होनी चाहिए, तो उसने इसे कैसे खोजा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना सिर घुमाया और संदेह में उसे देखा, लेकिन कलाकृति आत्मा अभी भी कम चीखें निकालता रहा, जैसे कि वह त्रिपाठी जीवप्ती को किसी तरह का संदेश देना चाहता था। त्रिपाठी जीवप्ती भौहें चढ़ाते थे और एक पल बाद एक अजीब नजर अचानक उनके चेहरे पर दिखाई दी। आपका मतलब है हम पहले ही एक बाधा में गिर चुके हैं। कलाकृति आत्मा ने अब कोई आवाज नहीं निकाली। स्पष्ट रूप से इसका मतलब ये था, ऐसा नहीं हो सकता। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति बदल गई। वह रास्ते में बेहद सतर्क रहे थे, कभी भी उन अजीब लगने वाले स्थानों में से किसी पर नहीं गए, केवल उन मार्गों को लेते थे जो उन्हें अतुलनीय रूप से सुरक्षित लगते थे। लेकिन अगर कलाकृति आत्मा ने जो कहा वह सच था, तो ये बहुत संभव था कि उन्होंने पहले ही किसी तरह की बाधा शुरू कर दी थी और अब ये जाने बिना अंदर फंसे हुए थे। चारों ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ भी खास नहीं मिला। ये जगह अभी भी अन्य स्थानों की तरह ही थी, एक उग्रलाल और बेहद कठोर वातावरण। एकल खतरनाक आभा भी नहीं थी। यह शायद एक भ्रामक व्यूह या एक भ्रम व्यूह था। त्रिपाठी जीवप्ती जानते थे कि कलाकृति आत्मा सोचे बिना नहीं बोलेगा, इसलिए यह एकमात्र स्पष्टीकरण था। उन्होंने इस बाधा को कहाँ शुरू किया था। त्रिपाठी जीवप्ती परेशान थे। इसके अलावा यहाँ तक कि विनाश के राक्षस आंख भी कोई सुराग नहीं देख सकते थे, इसलिए ऐसा लगता था कि उनके लिए इसे तोड़ने का कोई तरीका नहीं था। जैसे वह केवल लियुयान रेगिस्तान को बंद करने और यहाँ विश्व सिद्धांतों के लिए उन्हें बाहर निकालने का इंतजार कर सके। सौभाग्य से समय सीमा केवल कुछ दिन दूर थी, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती किसी भी चीज के बारे में चिंतित नहीं थे। जैसे ही वह क्रॉस लेग बैठने और आराम करने वाले थे, उनके कंधे पर कलाकृति आत्मा अचानक एक चीख निकाली और तुरंत लाल रोशनी की एक धार में बदल गया और बाहर निकल गया।
त्रिपाठी जीवप्ती भौहें चढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने इसे वापस आने के लिए मजबूर नहीं किया क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती ने मंद रूप से माना कि कलाकृति आत्मा ने कुछ खोजा था। इसलिए वह जगह पर इंतजार करते थे। अजीब तरह से कलाकृति आत्मा द्वारा परिवर्तित लाल रोशनी की धार 1000 मीटर बाहर निकलने के बाद यह अजीब तरह से त्रिपाठी जीवप्ती की दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गई, लेकिन वह अभी भी समय समय पर कलाकृति आत्मा की चीखें सुन सकते थे। चीखों को देखते हुए यह उनसे ज्यादा दूर नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती ने और भी राहत महसूस की। थोड़ी देर बाद अग्नि विशेषता आभा का एक हिंसक विस्फोट लगता था, जिससे पूरी दुनिया हिल जाती थी और विकृत हो जाती थी। इस क्षण का फायदा उठाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने आखिरकार विनाश के राक्षस आंख के माध्यम से एक बाधा के कुछ निशान देखे। निश्चित रूप से पर्याप्त, कलाकृति आत्मा बकवास नहीं कर रहा था। उन्होंने वास्तव में एक ब्रह्म व्यूह में कदम रखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने कब कदम रखा था। स्वर्ग और पृथ्वी का विकृति स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं था। ये एक तरह का दृश्य भ्रम था, जो स्पष्ट रूप से एक ब्रह्म व्यूह का परिणाम था। अग्नि विशेषता आभा के उतार चढ़ाव अधिक से अधिक हिंसक हो रहे थे और दुनिया में विकृतियां अधिक से अधिक गंभीर हो रही थी। आसपास का वातावरण एक भूत शहर जैसा हो गया था, जिससे किसी के बाल खड़े हो जाते थे। पृथ्वी और आकाश सभी टूटे हुए थे और यहाँ तक कि आसपास का अंतरिक्ष भी एक दर्पण की तरह उल्टा झुका हुआ था। एक निश्चित क्षण में एक हल्की आवाज के साथ त्रिपाठी जीवप्ती के चारों ओर की दुनिया अचानक बह गई, फ्लोरोसेंट रोशनी के धब्बे में बदल गई। उसी समय आसपास की गर्मी और कठोर वातावरण गायब हो गया, जिसकी जगह एक अतुलनीय रूप से समृद्ध विश्व ऊर्जा आभा थी। जो त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों में प्रवेश किया वह एक सुंदर हरे भरे परिदृश्य था। त्रिपाठी जीवप्ती चकित महसूस करने में मदद नहीं कर सके, अनजाने में सोचते थे कि यह एक और ब्रह्मव्यूह हो सकता है। लेकिन जब वह मुड़े तो उनके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई दी। उनके पीछे लगभग 1 दर्जन किलोमीटर एक लाल रोशनी पर्दा ऊंचा खड़ा था, स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता था। पृथ्वी झुलस गई थी और अनगिनत अग्नि विशेषता आभा छोटे सांपों की तरह चारों ओर तैरती थी। ये स्पष्ट रूप से लियुयान रेत क्षेत्र की 5वीं परत थी। कुछ देर के लिए भौहें चढ़ाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती की आत्मा हिल गई। क्या वह वास्तव में 5वीं परत से गुजर चुके थे और 6ठी परत पर पहुंच गए थे? वह जगह जहां वह वर्तमान में थे वह स्पष्ट रूप से 6ठी परत थी, जिसका उन्होंने अनुमान लगाया था। यहाँ विश्व ऊर्जा 4थी परत में संप्रदाय स्थित पर्वत श्रृंखला की तुलना में और भी समृद्ध थी। त्रिपाठी जीवप्ती नहीं जानते थे कि उन्होंने 6ठी परत में कब कदम रखा था, लेकिन जिस क्षण उन्होंने 6ठी परत में कदम रखा उन्हें ब्रह्मव्यूह द्वारा लपेटा गया होगा, इसलिए उन्होंने इसे नोटिस नहीं किया था और गलती से सोचा था कि वह 5वीं परत से गुजर रहे हैं। अब जब भ्रम गायब हो गया था तो ये स्पष्ट था कि ब्रह्मव्यूह टूट गया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर से अपना सिर घुमाया और एक लाल रोशनी को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। एक पल बाद कलाकृति आत्मा का शरीर दिखाई दिया, लेकिन इस समय यह अपने मुंह में एक मुट्ठी के आकार का हेक्सागोनल क्रिस्टल पकड़े हुए था। पहली नज़र में त्रिपाठी जीवप्ती को एहसास हुआ कि ये क्रिस्टल कुछ हद तक असामान्य था, क्योंकि वह नहीं बता सके कि ये क्रिस्टल किस रंग का था। इसे शुद्ध और रंगहीन कहा जा सकता था, लेकिन इसे एक शानदार बैंगनी या शानदार लाल भी कहा जा सकता था। ये बस बहुत अजीब था। जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती इस क्रिस्टल को करीब से देखने वाले थे, उन्हें अचानक एक बुरी भविष्यवाणी की भावना महसूस हुई। क्रिस्टल से काले शक्ति का एक विस्फोट बाहर निकल गया और तुरंत अनगिनत भयंकर दिखने वाले इन आत्माओं में बदल गया। इन आत्माओं ने ठंडी हवा का एक झोंका उठाया क्योंकि वे उनकी ओर दौड़ पड़े। त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए और अपने हाथ की एक लहर के साथ अनगिनत राक्षसी ज्वालाएं बाहर निकालें। अजीब तरह से ये दिखने में अतुलनीय रूप से शक्तिशाली इन आत्माएं एक दर्पण में चंद्रमा या पानी में फूलों की तरह थीं, जो एकल झटका झेलने में असमर्थ थीं। जैसे ही राक्षसी ज्वालाएं उनसे गुजरती थीं, वे बुरी तरह से रोती थीं और त्रिपाठी जीवप्ती की दृष्टि से गायब हो जाती थीं। उसी समय त्रिपाठी जीवप्ती के कानों में चिंतित और गुस्से से भरी चीखों की एक श्रृंखला बजी। त्रिपाठी जीवप्ती एक पल के लिए जम गए और जब उन्होंने फिर से ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि कलाकृति आत्मा अभी भी अपने मुंह में क्रिस्टल पकड़े हुए था। उसके पंख तेजी से फड़फड़ाते थे क्योंकि वह उड़ता था, लगातार चिल्लाता था, जाहिरा तौर पर त्रिपाठी जीवप्ती को शाप देता था। अभी त्रिपाठी जीवप्ती के अचानक हमले ने उसे डर लगाया था। इसे नजरअंदाज करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती की भौहें तन गईं। इस समय उन्हें ये भी एहसास हुआ कि वे इन आत्माएं वास्तव में वास्तविक नहीं थीं। दूसरे शब्दों में वे उनके अपने भ्रम थे, क्योंकि जब वे इन आत्माएं दिखाई दी तो विनाश के राक्षस आंख ने कुछ भ्रमों को तोड़ दिया था, जिसे उन्हें उनके माध्यम से देखने की अनुमति मिली थी। वह क्रिस्टल वास्तव में मुझे भ्रम कर सकता है। त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए। एपिसोड नंबर 1248। त्रिपाठी जीवप्ती की दिव्य चेतना अब बेहद शक्तिशाली थी, इसलिए एक क्रिस्टल जो उन्हें भ्रम पैदा कर सकता था वह स्वाभाविक रूप से कुछ भी साधारण नहीं था। ये बहुत संभव था कि ये पिछले भ्रम व्यूह से संबंधित था। शायद यह चीज उस आत्मा व्यूह का व्यूह कोर थी। जो उनकी कलाकृति आत्मा इस क्रिस्टल को वापस लाया था, इसलिए पिछला भ्रम व्यूह खुद ही टूट गया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, उन्हें उतना ही अधिक महसूस हुआ कि यह समझ में आता है, और अचानक इस क्रिस्टल में एक मजबूत दिलचस्पी विकसित हुई। अपने मन को शांत करने के बाद उन्होंने महान सतर्कता के साथ इसे घूरते थे।
इस बार हालांकि इससे कोई काली शक्ति नहीं निकल रही थी। इसके बजाय इसे देखने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक अपने ज्ञान सागर को मंथन करते हुए महसूस किया और तुरंत चक्कर आने लगा। ऐसा था जैसे उनका पूरा शरीर भारहीन हो गया था, हल्के से तैरता था जैसे कि उनके चारों ओर की दुनिया उल्टी हो गई हो। त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए और जल्दी से अपनी नजर हटा ली, अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद ही ठीक हो गए। इच्छा पर इस अजीब क्रिस्टल पर जासूसी करने की हिम्मत नहीं करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने कलाकृति आत्मा को इशारा किया और उसे क्रिस्टल लाने के लिए कहा। इसे अपने अंतरिक्ष वलय में फेंक दिया ताकि वह लौटने के बाद इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सके। उन्हें आखिरकार सामान्य पर लौटते देखकर कलाकृति आत्मा ने अब कोई आवाज नहीं निकाली और त्रिपाठी जीवप्ती के कंधे पर वापस उड़ना जारी रखा, एक सुरुचिपूर्ण तरीके से अपने पंखों को कंघी करता था। त्रिपाठी जीवप्ती ने तब छठी परत की ध्यानपूर्वक जांच करना शुरू कर दिया। पहली नजर में वह आश्चर्यचकित महसूस करने में मदद नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने पाया कि छठी परत में अंतरिक्ष वास्तव में काफी छोटा था, व्यास में केवल कुछ दर्जन किलोमीटर। पांचवीं परत का ज्वाला क्षेत्र इसे घेर लिया, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती को एक ही नजर में पूरी छठी परत देखने की अनुमति मिली। छठी परत में विश्व ऊर्जा आभा बेहद समृद्ध थी और उनसे कुछ किलोमीटर आगे एक हरा बांस वन था। हरा बांस मोटा नहीं था, लेकिन इसके बजाय बेहद पतला था, हवा के साथ उठता और गिरता था। हरे बांस वन के बीच में ऐसा लगता था कि एक मचान था जो यहाँ अनगिनत सालों से अस्तित्व में था। यहाँ तक कि बहते समय महान सम्राट के कटाव का अनुभव करने के बाद भी यह अभी भी ऊंचा खड़ा था। पूरी छठी परत पांचवीं परत के बीच में लिपटी हुई थी, लेकिन ये पांचवीं परत की गर्मी की लहरों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थी, जैसे कि यह अपनी एक दुनिया थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने हरे बांस वन और उसके बीच में उत्तम मचान को घूरते थे, उनका मनोदशा उतार चढ़ाव कर रहा था। भले ही उन्होंने चौथी परत पर एक विशाल संप्रदाय के खंडहर देखे थे और जानते थे कि यह लियुयान रेगिस्तान बहुत पहले आबाद था, फिर भी यहाँ इस तरह के मचान का सामना करना त्रिपाठी जीवप्ती को आश्चर्यचकित करता था। यहाँ विश्व ऊर्जा संप्रदाय खंडहर की तुलना में और भी समृद्ध थी, इसलिए यहाँ बनाया गया मचान स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसमें कोई साधारण व्यक्ति रह सके। ये बहुत संभव था कि इसे उस संप्रदाय के एक उच्च स्तरीय आकृति द्वारा बनाया गया था, और यह बहुत संभव था कि यह व्यक्ति एक उच्च स्तरीय महिला थी, क्योंकि यहाँ का वातावरण सुरुचिपूर्ण था। एक गहरी सांस लेते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने विनाश के राक्षस आंख को बनाए रखा और धीरे धीरे चलकर चले गए। चूंकि वह पहले ही यहाँ आ चुके थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती देखना चाहते थे कि क्या इस मचान में, साथ ही हरे बांस वन में कुछ अच्छा था। बांस जो यहाँ बढ़ सकते थे वे निश्चित रूप से साधारण नहीं थे। मूल रूप से त्रिपाठी जीवप्ती को चिंता थी कि यहाँ विभिन्न बाधाएं और आत्मा व्यूह छिपे होंगे, लेकिन हरे बांस वन के चारों ओर आसानी से कुछ चक्कर चलने के बाद उन्हें कोई खतरा नहीं हुआ, जिसने उन्हें बहुत आश्चर्यचकित किया और उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वह बहुत सतर्क थे। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती ने इसकी वजह से अपनी सतर्कता कम नहीं की। हरे बांस वन के बीच में खड़े होकर त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने हाथ में एक राक्षसी ज्वाला तलवार संघनन की और उनके सामने कुछ दर्जन मीटर ऊंचे बांस को घूरते हुए अपनी तलवार नीचे झुका दी। इनमें से प्रत्येक बांस एक पन्ना हरा था और समृद्ध विश्व ऊर्जा से भरा था। जाहिर तौर पर वे साधारण बांस नहीं थे और निश्चित रूप से अच्छी कलाकृति परिष्कृत सामग्रियों के रूप में उपयोग किए जा सकते थे। इस बांस वन में उनमें से कम कुछ हजार थे, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से कुछ काटने और कुछ कलाकृतियों में परिष्कृत करने के लिए त्रिपाठी जीवप्ती के लिए उन्हें वापस लाने के लिए चाहते थे। अपनी तलवार नीचे झुकाए जाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती के साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ। वह जगह जहां बांस काटा गया था वह वास्तव में अछूता था, यहाँ तक कि एकल निशान भी नहीं छोड़ रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए और महसूस किया कि उन्होंने इन हरे बांसों को कम आंका था, लेकिन साथ ही वह बहुत खुश थे। ये बांस वास्तव में इतने कठोर थे, संभवतः वे वास्तव में कलाकृति परिष्कृत के लिए अच्छी सामग्रियां थे। तुरंत त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी तलवार नीचे झुकाना शुरू कर दिया। आधे घंटे के बाद त्रिपाठी जीवप्ती एक अंधेरे अभिव्यक्ति के साथ जगह पर खड़े थे, एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ अपने सामने हरे बांस को घूरते थे। इस आधे घंटे के दौरान उन्होंने अपने निपटान में लगभग सभी साधनों का उपयोग किया था, लेकिन अभी भी एकल बांस को काटने में सक्षम नहीं थे। यहाँ तक कि दर्जनों बार अपने अंतरिक्ष ब्लेड का उपयोग करने के बाद भी वह केवल बांस के आधार पर एक छोटा, लगभग नगण्य कट छोड़ने में सक्षम थे। इस दर पर कम से कम 10 दिनों के प्रयास के बिना एकल बांस को काटना असंभव होगा। त्रिपाठी जीवप्ती के पास यहाँ बर्बाद करने के लिए इतना समय कैसे हो सकता था? आखिरकार त्रिपाठी जीवप्ती ने अनिच्छा से अपने सामने हरे बांस को देखा और आह भरी। उनके पास अपने पिछले विचार पर हार मानने और मचान की ओर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले देखने का फैसला किया कि क्या वह मचान से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवप्ती मचान के सामने पहुंच गए, लेकिन वह जल्दबाजी नहीं करते थे और इसके बजाय वहां खड़े थे, अपने सामने इमारत को देखते थे जो दसियों हजारों साल पुरानी थी। मचान की शैली वास्तव में आज के मचानों से कुछ अलग थी, लेकिन कुल मिलाकर ये ज्यादा अलग नहीं थी। ये बहुत अच्छी तरह से संरक्षित था और त्रिपाठी जीवप्ती नहीं जानते थे कि इसे बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया था। दरवाजा बंद था और उस पर धूल का थोड़ा सा भी धब्बा नहीं था।
मचान को 3 फर्शों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक 20 से 30 मीटर ऊंचा था, जिसके शीर्ष पर एक अर्धवृत्त था। त्रिपाठी जीवप्ती ने थोड़ी देर के लिए संकोच किया, इससे पहले कि वह अपने कंधे पर खड़े कलाकृति आत्मा को देखने के लिए अपना सिर घुमाए। कलाकृति आत्मा भी अपनी छोटी आंखों की जोड़ी के साथ मचान को घूर रहा था, जैसे कि वह कुछ सुराग देखने की कोशिश कर रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती को अपना सिर घुमाते देखकर कलाकृति आत्मा को एहसास हुआ कि कुछ गलत था और उसकी आकृति चमक गई, ज्वाला की एक धार में परिवर्तित हो गया, जो त्रिपाठी जीवप्ती की बाहों में कलाकृति परिष्कृत भट्टी में वापस उड़ गया। अब बाहर निकलने को तैयार नहीं था। वह वास्तव में उपयोग में नहीं लाया जा सका। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने दिल में शाप दिया। वह मूल रूप से कलाकृति आत्मा को पहले जांच करने के लिए अंदर जाने देना चाहते थे, लेकिन वह कैसे जान सकते थे कि यह चीज इतनी चालाक होगी। त्रिपाठी जीवप्ती के इरादों को समझने के बाद ये तुरंत अपने खुद के कंटेनर में सिकुड़ गया। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती का इसे मजबूर करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार पहले ब्रह्म व्यूह को तोड़ना पूरी तरह से कलाकृति आत्मा की वजह से था और उन्हें एक अज्ञात क्रिस्टल प्राप्त करने की अनुमति देता था। धीरे धीरे अपना सिर हिलाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती बाहर निकले, मचान के सामने पहुंचे और दरवाजा खोला। एक क्रैकिंग आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण हो गई, क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से अपनी संत शक्ति को धक्का दिया, बेहद सतर्क रहे। लेकिन दरवाजा पूरी तरह से खोले जाने के बाद भी खतरे की कोई भावना नहीं थी। इसके बजाय एक स्पष्ट और शांत खुशबू मचान से बाहर निकल गई। इसे सूंघते हुए त्रिपाठी जीवप्ती अचानक ताज़ा महसूस करते थे। इस खुशबू के स्रोत की ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भौहें उठाए और जल्दी से एक छोटे से मंच पर चले गए। आश्चर्य में एक छोटे अगरबत्ती बनर को घेर लिया। यह अगरबत्ती बनर एक लघु कलाकृति परिष्कृत भट्टी के समान था और इसका ग्रेड कम नहीं था। विश्व ऊर्जा के उतार चढ़ाव जो इससे निकलते थे वह कमजोर नहीं थे, इसलिए स्पष्ट रूप से एक उत्पत्ति राजा श्रेणी निम्न श्रेणी अगरबत्ती बना था। हालांकि इस तरह की चीज को आमतौर पर दुश्मनों के खिलाफ उपयोग करने के लिए परिष्कृत नहीं किया जाता था और बस एक सजावट के रूप में उपयोग किया जाता था। सिर्फ एक सरल सजावट वास्तव में उत्पत्ति राजा श्रेणी निम्न श्रेणी थी। यह मचान वास्तव में असाधारण था। जिसने त्रिपाठी जीवप्ती को आश्चर्यचकित किया वह छोटा अगरबत्ती बना नहीं था, लेकिन इसके अंदर जलने वाला अंगूठे के आकार का चंदन का टुकड़ा था। ये चंदन काफी असाधारण था और फीकी खुशबू जो इससे बाहर निकलती थी वह नग्न आंख के लिए अदृश्य थी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती इसे समझ सकते थे। इस तरह की खुशबू एक खेतिहर की खेती के लिए बहुत मददगार थी, जिससे किसी भी खेतिहर को जल्दी से खेती की सबसे सही स्थिति में प्रवेश करने की अनुमति मिलती थी। 10,000 वर्ष की अगरबत्ती। त्रिपाठी जीवप्ती ने थोड़ी देर के लिए सोचा और इस नाम को बाहर निकाल दिया। बहुत खुश लग रहा था। भले ही उन्होंने पहले इस बैंगनी चंदन की उत्पत्ति को नहीं पहचाना था, लेकिन कुछ देर तक इसका निरीक्षण करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने इसका अनुमान लगाया था। अगर यह वास्तव में 10,000 वर्ष की अगरबत्ती थी तो ये चीज एक खजाना थी। 10,000 वर्ष की अगरबत्ती 10,000 सालों तक बुझाए बिना जल सकती थी और उनके सामने 10,000 वर्ष की अगरबत्ती का यह अंगूठे के आकार का टुकड़ा दसियों हजारों सालों से जल रहा था, लेकिन अभी भी इतना बड़ा टुकड़ा बचा था। ये कल्पना की जा सकती है कि इसकी गुणवत्ता कितनी उच्च थी। ये बहुत संभव था कि यह 10,000 वर्ष की अगरबत्ती का उच्चतम ग्रेड था। 10,000 वर्ष की अगरबत्ती स्वाभाविक रूप से उत्पादित नहीं थी, लेकिन कृत्रिम रूप से परिष्कृत थी। इसे परिष्कृत करने के लिए आवश्यक कच्चे माल के लिए ही 10वीं क्रम राक्षस पशु के शरीर से 1 दर्जन तरह की सामग्री की आवश्यकता थी। इन सामग्रियों में सबसे दुर्लभ एक थैली थी जिसे 7 रंगों का एल्क कहा जाता था। 7 रंगों का एल्क एक प्राचीन राक्षस पशु का वंशज था। यह एक 8वीं क्रम राक्षस पशु के रूप में पैदा हुआ था और जब यह वयस्कता तक पहुंचता था तो यह 10वीं क्रम तक पहुंच जाएगा। यह न केवल दुर्लभ था बल्कि ये बहुत शक्तिशाली भी था। 7 रंगों की चमक जो इसने उत्सर्जित की थी उसमें सभी सुरक्षाओं को नजरअंदाज करने की क्षमता थी। यहाँ तक कि अगर एक उत्पत्ति राजा क्षेत्र मास्टर ने एक 7 रंगों का एल्क का सामना किया तो उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अगर कोई 7 रंगों का एल्क को मारना चाहता था तो इसमें कम से कम 3 से 5 द्वितीय क्रम उत्पत्ति राजाओं या यहाँ तक कि अधिक शक्तिशाली खेतिहर को भी ऐसा करने में लगेंगे। थैली लेने के बाद किसी को 10 दिनों के भीतर इसे परिष्कृत करना होगा, अन्यथा थैली में खुशबू दूर हो जाएगी। यह इसकी वजह से था कि 10,000 वर्ष की अगरबत्ती इतनी दुर्लभ थी। ये चीज न केवल एक खेतिहर को जल्दी से खेती की सबसे अच्छी स्थिति में प्रवेश करने में मदद करने में सक्षम थी, जैसा कि त्रिपाठी जीवप्ती ने मूल रूप से अनुमान लगाया था। इस खुशबू को सूंघकर खेती करते समय यह एक खेतिहर के अंतर्ज्ञान के अवसरों को भी बढ़ा सकता था। उसी समय ये किसी के मन को साफ भी कर सकता था और दिल के राक्षसों को कम कर सकता था। जब एक मार्शल आर्टिस्ट एक महान सीमा को तोड़ता है तो उन्हें न केवल स्वर्गीय मार्ग और मार्शल दाव की समझ की एक निश्चित डिग्री की जरूरत होती थी, बल्कि उन्हें तालमेल रखने के लिए मानसिक खेती के एक निश्चित स्तर की भी जरूरत होती थी। ये भी संभावना थी कि उन्हें अप्रत्याशित दिल के राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। ये दिल के राक्षस वह दर्द और अफसोस थे जो एक मार्शल आर्टिस्ट आमतौर पर अपने दिलों की गहराइयों में छिपाता था। आमतौर पर वे उन्हें दबा सकते थे, लेकिन एक सफलता के महत्वपूर्ण क्षण में वे चुपचाप उभरेंगे और एक मार्शल आर्टिस्ट की उन्नति को प्रभावित करेंगे।
एक खेतिहर के लिए दुखद रूप से मरना या अपने खुद के दिल के राक्षसों द्वारा गंभीर रूप से घायल होना आम था। त्रिपाठी जीवप्ती ने फिलहाल किसी भी दिल के राक्षसों का सामना नहीं किया था, क्योंकि उनके पास ज्यादा अफसोस या दर्द नहीं था। केवल एक चीज जिसकी उन्हें सबसे अधिक परवाह थी, वह महिलाओं से इतने लंबे समय तक अलग रहना था जिन्हें वह प्यार करते थे। हालांकि उन्होंने हमेशा विश्वास किया था कि वह उनके साथ फिर से मिल सकते हैं, इसलिए उन्हें इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि भविष्य में कुछ ऐसा होगा जिसे वह भूल नहीं सकते थे। एक बार जब वह एक महान क्षेत्र में टूट जाते थे तो परिणाम चिंताजनक होंगे। अब जब उनके पास 10,000 वर्ष की अगरबत्ती का ये टुकड़ा था तो इस समस्या को आसानी से हल किया जा सकता था। वह इस 10,000 वर्ष की अगरबत्ती को पहचान सकते थे क्योंकि इसका संबंध कीमियागरी से था, क्योंकि इस 10,000 वर्ष की अगरबत्ती को एक कीमियागर द्वारा परिष्कृत किया जाना था। त्रिपाठी जीवप्ती बहुत खुश थे और जल्दी से छोटे अगरबत्ती बना और 10,000 वर्ष की अगरबत्ती को एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ अपने अंतरिक्ष वलय में रख दिया। ये 10,000 वर्ष की अगरबत्ती अकेले उनके लिए जांच करने के लिए मचान में टूटने का जोखिम उठाने के लिए पर्याप्त था। एपिसोड नंबर 1249। जब उन्होंने फिर से अपना सिर उठाया तो उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जिस मंच पर अगरबत्ती बना रखा गया था उसके ऊपर वास्तव में एक आकृति का एक चित्र था। चित्र में केवल एक पीठ थी और यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि यह एक महिला की पीठ थी। उसका आंकड़ा पतला और उत्तम था और उसने एक सफेद पोशाक पहन रखी थी। वह एक देवी की तरह दिखती थी, भयानक और अखंडनीय। त्रिपाठी जीवप्ती ने केवल एक बार इसे देखा, लेकिन वह घुटने टेकने और उसकी पूजा करने की एक स्पष्ट इच्छा महसूस करने में मदद नहीं कर सके। घबराहट में उन्होंने तुरंत अपने दिल में इच्छा का विरोध करने के लिए अपनी गुप्त कला का संचालन किया। जब उन्होंने फिर से ध्यान से देखा तो त्रिपाठी जीवप्ती भौहें चढ़ाते थे। उन्होंने पाया कि चित्र में महिला की पीठ स्पष्ट रूप से परिचित थी, जैसे कि उन्होंने इसे पहले कहीं देखा था। इसके अलावा पूजा के विचारों को दूर करने के बाद चित्रपटल सुस्त और साधारण हो गया लगता था। ये बिना किसी नवीनता के एक साधारण व्यक्ति का सिर्फ एक चित्र था। चुपके से अपना सिर हिलाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दिव्य चेतना के साथ चित्र की ध्यानपूर्वक जांच की। ये पुष्टि करने के बाद कि अंदर कुछ भी छिपा नहीं था, उन्होंने अपनी नजर हटा ली। ये निश्चित था कि चित्र में महिला या तो इस मचान की मालिक थी या इस मचान के मालिक के साथ एक महान संबंध था, अन्यथा उसकी पीठ को यहाँ नहीं रखा जाता। त्रिपाठी जीवप्ती का इरादा चित्र को दूर ले जाने का नहीं था। वह पहले से ही 10,000 वर्ष की अगरबत्ती प्राप्त करने में सक्षम होने से बहुत संतुष्ट थे, इसलिए किसी और की पीठ का चित्र लेने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर से चारों ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ भी नहीं मिला। मचान के पहले फर्श पर ऐसा लगता था कि अगरबत्ती बना में 10,000 वर्ष की अगरबत्ती के अलावा केवल साधारण चित्र था और कुछ नहीं था। इसके बगल में एक सीढ़ी थी जो दूसरी मंजिल तक जाती थी। त्रिपाठी जीवप्ती सीढ़ियों पर चढ़कर चले गए। एक कोने को मोड़ने के बाद वह आसानी से दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। जो उन्होंने देखा, त्रिपाठी जीवप्ती हैरान थे। मचान की दूसरी मंजिल पर वास्तव में एक महिला का शयन कक्ष था। हालांकि कमरे में ज्यादा कुछ नहीं था, त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी फर्नीचर से यह निष्कर्ष निकाल सकते थे कि यह वास्तव में एक महिला का निवास था। एक बिस्तर, एक मेज, एक कुर्सी, बिस्तर पर एक फुटोन और कुछ नहीं। लेआउट बहुत सरल था। त्रिपाठी जीवप्ती की नज़र मेज और कुर्सियों पर घूम गई और उन्होंने जल्दी से प्रार्थना चटाई को पसंद किया। इस मचान के मालिक स्पष्ट रूप से यहाँ रहते थे और खेती करते थे, इसलिए उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रार्थना चटाई साधारण नहीं होनी चाहिए। इस विचार को ध्यान में रखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती आगे बढ़े और फुटोन उठाने के लिए पहुंचे। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए जैसे ही उनकी उंगलियों ने फुटोन को छुआ, ये चीज वास्तव में ठीक पाउडर के ढेर में बदल गई। ये वास्तव में सिर्फ एक साधारण प्रार्थना चटाई थी। ये बहते समय महान सम्राट के जंग का सामना नहीं कर सका और लंबे समय से अप्रयुक्त हो गया था। इस दृश्य को देखकर त्रिपाठी जीवप्ती एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर वह अनजाने में हंस पड़े। इससे लगता है उन्हें लगातार कुछ हासिल हुआ था। वह अभी भी थोड़ा बहुत लालची थे। वह उस प्रार्थना चटाई को भी नहीं छोड़ना चाहते थे जिसे दूसरे ध्यान और खेती के लिए उपयोग करते थे। यहाँ तक कि आसमान भी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। थोड़ी देर के लिए दूसरी मंजिल के चारों ओर खोज करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने पुष्टि की कि यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं था। फिर वह मुड़ गए और तीसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियों की ओर चलकर चले गए। लियुयान के रेगिस्तान की इस यात्रा के दौरान त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया था। अभी अभी प्रार्थना चटाई के साथ घटना का अनुभव करने के बाद वह तुरंत शांत हो गए थे। भले ही तीसरी मंजिल खाली हो तो उन्हें ज्यादा परवाह नहीं होगी। ऐसा सोचकर त्रिपाठी जीवप्ती जल्दी से सीढ़ियों से गुजर गए और तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। उनकी उम्मीदों के विपरीत तीसरे स्तर पर वास्तव में कुछ था। इसके अलावा यह एक टोकन था जो हवा में तैर रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने इस टोकन पर एक नजर डाली और उनका दिल हिल गया। जल्दी से इसे खोजने के लिए अपने काले किताब अंतरिक्ष के माध्यम से उछलते थे। एक पल बाद एक और टोकन उनके हाथ में दिखाई दिया। यह उनके सामने तैरते हुए टोकन के लगभग समान था। यह एक सामग्री से बना था जो न तो सोना था और न ही लकड़ी, और उस पर कोई पैटर्न नहीं था। हालांकि इस टोकन के बीच में एक बड़ा सम्राट चरित्र था।
इस टोकन से एक दमनकारी दबाव निकल रहा था, जिससे एक डर महसूस होता था और पूजा में साष्टांग प्रणाम करना चाहता था। स्टार सम्राट टोकन। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उन्होंने इस टोकन को एक पल में पहचान लिया था। स्टार सम्राट टोकन को स्टारफील्ड के महान सम्राटों द्वारा बनाए गए टोकन होने की अफवाह थी। गुईजू ने एक बार त्रिपाठी जीवप्ती को बताया था कि कुल 10 स्टार सम्राट टोकन थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ समाप्त हो गए थे। प्रत्येक स्टार सम्राट टोकन को स्टारफील्ड के महान सम्राटों की एक दिव्य तकनीक के साथ सील कर दिया गया था। इस दिव्य तकनीक का उपयोग करके कोई भी आसानी से एक उत्पत्ति राजा को मार सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ में स्टार सम्राट टोकन उन्हें गुईजू द्वारा दिया गया था। आखिरकार उस समय त्रिपाठी जीवप्ती ने गुईजू को तैरते महाद्वीप से दूर कर दिया था, उसे 2000 सालों की कैद के बाद मुक्त कर दिया था। भले ही गुईजू अनियंत्रित था और अच्छे और बुरे के बीच अंतर नहीं करते थे, आखिरी क्षण में कुछ अज्ञात कारणों से उन्होंने इस स्टार सम्राट टोकन को त्रिपाठी जीवप्ती को दे दिया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अनुमान लगाया था कि ये त्रिपाठी जीवप्ती को अपना जीवन बचाने के लिए चुकाना था। इससे भी अधिक, गुईजू ने त्रिपाठी जीवप्ती को बताया था कि वह अंदर सील किए गए स्टार सम्राट दिव्य तकनीक का उपयोग करने के लिए इस स्टार सम्राट टोकन में अपनी संत शक्ति डालें। बेशक, भले ही उन्होंने एक शक्तिशाली दुश्मन को मारने के लिए स्टार सम्राट दिव्य तकनीक का उपयोग किया हो, त्रिपाठी जीवप्ती की वर्तमान खेती के साथ बचने की ज्यादा संभावना नहीं थी। आखिरकार स्टार सम्राट टोकन के अंदर सील किया गया दिव्य तकनीक बहुत शक्तिशाली था। एक बार जब इसका उपयोग किया गया था तो यह संभव था कि यह उसे अपनी पूरी ताकत से निकाल देगा। इस स्टार सम्राट टोकन को प्राप्त करने के बाद से त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे काले किताब अंतरिक्ष के अंदर छिपा रखा था, कभी भी इसका उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था। सबसे पहले इसका उपयोग करना बहुत खतरनाक था, और दूसरी बात, त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ अकाट्य आपदा का सामना करना पड़ा था, इसलिए इसका उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने कभी कल्पना नहीं की थी कि उन्हें लियुयान रेड क्षेत्र के छठे फर्श पर इस मचान में एक दूसरा स्टार सम्राट टोकन मिलेगा। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती को जल्द ही पता चला कि कुछ गलत था, क्योंकि उनके सामने मध्य हवा में तैरता हुआ ये स्टार सम्राट टोकन उनके हाथ में एक जैसा नहीं था। ऐसा लगता था कि इसने अपनी आभा का एक बड़ा सौदा खो दिया था, और भले ही राजसी आभा जो इससे निकलती थी वह अभी भी थी, खतरे की कोई भावना नहीं थी। किसी ने स्टार सम्राट टोकन में शामिल दिव्य तकनीक का उपयोग किया था। दूसरे शब्दों में, इस क्षण में इस टोकन में अब स्टार सम्राट की हत्या तकनीक नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने चुपके से अनुमान लगाया, लेकिन यह अभी भी काफी आश्चर्यजनक था कि स्टार सम्राट टोकन नष्ट नहीं हुआ था। किसी भी मामले में उनके सामने इस तरह के स्टार सम्राट टोकन के साथ त्रिपाठी जीवप्ती इसे जाने देने को तैयार नहीं थे। जैसे ही वह पहुंचने और इसे पकड़ने वाले थे, स्टार सम्राट टोकन से अचानक एक हेलो झिलमिलाहट हुआ। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा बदल गया क्योंकि उन्होंने इस हेलो में शामिल हत्यारे इरादे को देखा। अपनी संत शक्ति को धक्का देते हुए वह जल्दी से पीछे हट गए, लेकिन भले ही वह तेज थे, हेलो और भी तेजी से फैल गया और एक पल में त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में घूम गया। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा पीला पड़ गया। भले ही स्टार सम्राट टोकन का उपयोग किया गया था, ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह आसानी से उल्लंघन कर सकते थे। जैसे ही उन्होंने सोचा कि वह बर्बाद हो गए हैं, उनके हाथ में अक्षुवंत स्टार सम्राट टोकन ने भी रोशनी का एक हेलो जारी किया, और जैसे ही 2 हेलो छूते थे वे दोनों गायब हो गए। दूसरा स्टार सम्राट टोकन, जो महल की तीसरी मंजिल के ऊपर मध्य हवा में निलंबित कर दिया गया था, अपना समर्थन खो दिया और जमीन पर गिर गया। एक नरम थप्पड़ लगाता था क्योंकि यह आखिरकार रुकने से पहले कुछ बार उछला था। त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी झटके में थी क्योंकि उन्होंने अपने टोकन को कसकर पकड़ा था। ठंडा पसीना उनके माथे से टपक रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने घटनाओं के इस तरह के मोड़ की उम्मीद नहीं की थी। अगर उन्होंने संयोगवश एक स्टार सम्राट टोकन प्राप्त नहीं किया होता तो वह अभी बुरी तरह से घायल हो गए होते। हेलो से निकलने वाली अजीब शक्ति कुछ ऐसी नहीं थी जिसका वह अभी विरोध कर सकते थे। थोड़ी देर के लिए सांस लेने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती धीरे धीरे आगे बढ़कर चले गए। उस क्षण में उनके चारों ओर की दुनिया हिल गई और त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक आसपास के अंतरिक्ष में कुछ अजीब बदलाव महसूस किए। मंद रूप से एक प्रतिकारक बल सभी दिशाओं से आया, जाहिर तौर पर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उसी समय एक पतले जैड हाथ की छाया आसमान से बाहर निकली और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर पकड़ी गई। वह जैड जैसी हाथ स्पष्ट रूप से एक महिला की हथेली थी, लेकिन यह असाधारण रूप से बड़ा था, लगभग पूरे मचान के शीर्ष को कवर करता था। इसके अलावा इसने पूरी तरह से मचान की संरचना को नजरअंदाज कर दिया और सीधे त्रिपाठी जीवप्ती के सिर पर उतर गया। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा तेजी से बदल गया क्योंकि उन्होंने समझा कि लियुयान रेड क्षेत्र के बंद होने का समय आ गया था, जिससे आसपास के अंतरिक्ष बल अशांत हो गए। ये संभावना थी कि इस क्षण में उन्हें जो दृश्य मिला वह लियुयान रेड क्षेत्र में हर जगह मौजूद था। खेतीहर जो पहले इस जगह में टूट गया था उसे इस जैड हाथ से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए था। त्रिपाठी जीवप्ती का अनुमान बिल्कुल गलत नहीं था। लियुयान रेड क्षेत्र की पहली से चौथी परत तक जैड हाथों की छायाएं शून्य से बाहर निकली और आसानी से खेतीहर को पकड़ लिया जो आराम कर रहे थे या लड़ रहे थे। तुरंत बाद ये जैड हाथ फ्लोरोसेंट रोशनी में बदल गए और खेतीहर के आंकड़ों के साथ गायब हो गए।
अगले ही पल लियुयान रेत क्षेत्र के बाहर कई आंकड़े अजीब तरह से दिखाई दिए, जिससे विभिन्न संप्रदायों के बुजुर्ग जो बाहर इंतजार कर रहे थे बहुत खुश हुए और उनमें से सभी उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। मचान के अंदर त्रिपाठी जीवक्ति ने भीषण रूप से अपनी संत शक्ति को धक्का दिया और जेड हाथ छाया की ओर एक हथेली भेजी। अपने स्वर को ढकने वाले हाथ का उपयोग करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति जेड हाथ छाया को बिल्कुल भी नहीं रोक पाए। तेजी से आगे बढ़ते हुए वह जमीन पर लुढ़क गए और एक दर्जन अंतरिक्ष ब्लेड भेजे, एक पल के लिए जेड हाथ छाया को अवरुद्ध कर दिया। इस कड़ी मेहनत से जीते गए समय का फायदा उठाते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने जल्दी से जमीन पर स्टार सम्राट टोकन पकड़ा और तुरंत आराम किया। चुपचाप जगह पर खड़ा था, अब विरोध करने की तैयारी नहीं कर रहा था। हालांकि जब जेड हाथ ने त्रिपाठी जीवक्ति को पकड़ा और आसपास के अंतरिक्ष बल विकृत हो गए और उन्हें बाहर निकालने वाले थे, तो त्रिपाठी जीवक्ति के हाथों में 2 स्टार सम्राट टोकन एक ही समय में चमकते थे, एक हल्के नीले सुरक्षात्मक ढाल का गठन करते थे जो उन्हें घेर लेता था। जेड हाथ गायब हो गया, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति अभी भी मचान की तीसरी मंजिल पर खड़े थे, भ्रमित थे। जल्द ही उनके चारों ओर विकृत अंतरिक्ष बल गायब हो गए, साथ ही अस्वीकृति की भावना भी थी। त्रिपाठी जीवक्ति को भुला दिया गया लगता था क्योंकि वह अकेले खड़े थे। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने प्रतिक्रिया दी और आश्चर्यचकित और बहुत खुश दोनों थे। वह निश्चित थे कि अभी की स्थिति निश्चित रूप से इसलिए थी क्योंकि लियुयान रेत क्षेत्र बंद हो गया था और टेलीपोर्टेशन बल उन पर लागू किया गया था, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से 2 स्टार सम्राट टोकन द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। दूसरे शब्दों में उन्हें यहाँ छोड़ दिया गया था। त्रिपाठी जीवक्ति खुश थे क्योंकि उनके पास अब उपयोग करने के लिए बहुत समय था, लेकिन वह चिंतित भी थे क्योंकि वह नहीं जानते थे कि जब वह निकलेंगे तो उन्हें किस तरह के खतरे का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार जब लियुयान रेत क्षेत्र खुला था तो ज्वाला क्षेत्र के खतरे अनगिनत बार कम हो गए थे, लेकिन एक बार जब यह बंद हो गया तो ज्वाला क्षेत्र के खतरे घातीय रूप से बढ़ जाएंगे। अगर त्रिपाठी जीवक्ति निकलना चाहते थे तो उन्हें छठे फर्श से खुद ही गुजरना होगा। अब इसके बारे में सोचना बेकार था क्योंकि उन्हें कारकों के एक अजीब संयोजन द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति को ये सोचना पड़ा कि सामने की स्थिति का लाभ कैसे उठाया जाए। त्रिपाठी जीवक्ति ने 2 स्टार सम्राट टोकन को वापस लेने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता था कि एक बार जब उन्होंने उन्हें वापस ले लिया तो क्या होगा। वह केवल उन्हें अपने करीब रख सकते थे। एपिसोड नंबर 1250। लियुयान रेत क्षेत्र के पहले परत ज्वाला क्षेत्र में त्रिपाठी जीवक्ति बाहर निकले क्योंकि उनकी छाती से एक हल्की नीली रोशनी खिल उठी। इस रोशनी ने उनके चारों ओर के सभी खतरों को दूर कर दिया और यहाँ तक कि ज्वाला क्षेत्र की गर्मी की लहरें और अग्निविष भी उनके शरीर में प्रवेश करने में असमर्थ थे। त्रिपाठी जीवक्ति को खुद को बचाने के लिए अपनी संत शक्ति का उपयोग करने की भी जरूरत नहीं थी। इस समय लियुयान रेत क्षेत्र बंद होने के बाद से आधा साल से अधिक समय बीत चुका था और इस समय के दौरान त्रिपाठी जीवक्ति छठी परत में रह रहे थे। ऐसा नहीं था कि वह खजाने की तलाश में थे, क्योंकि मचान में सभी मूल्यवान चीजें उनके द्वारा ले जाई गई थीं, इसलिए खोजने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। त्रिपाठी जीवक्ति वहां केवल कुछ बांस के डंठल काटने के लिए रुके थे। उनकी मूल योजना कुछ डंठल काटने और फिर छोड़ने की थी, लेकिन वह कैसे जान सकते थे कि बांस के ये डंठल उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठोर थे। अपने अंतरिक्ष ब्लेड का उपयोग करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अंगूठे की मोटाई के एकल बांस के डंठल को काटने में पूरे 20 दिन बिताए। इन 20 दिनों के दौरान क्योंकि उन्होंने लगातार अपने अंतरिक्ष ब्लेड का उपयोग किया था, त्रिपाठी जीवक्ति ने पाया कि इसके बारे में उनकी समझ में बहुत सुधार हुआ था और उनके अंतरिक्ष ब्लेड की शक्ति भी बढ़ गई थी। बहुत खुश त्रिपाठी जीवक्ति को अब उस समय की परवाह नहीं थी जो उन्होंने खर्च किया था। अगले 6 महीनों के लिए त्रिपाठी जीवक्ति ने बांस के डंठल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए बांसवन में अपना समय बिताया। इतने लंबे समय के बाद वह केवल 20 बांस के डंठल काटने में सक्षम थे। अगर ये तथ्य नहीं होता कि उन्होंने इतने लंबे समय तक देरी की थी और त्रिपाठी प्रज्वलन और वूई के बारे में चिंतित थे, तो त्रिपाठी जीवक्ति इतनी जल्दी बाहर नहीं आए होते। 1 महीने पहले त्रिपाठी जीवक्ति जल्दी में चले गए थे और उन्हें लियुयान रेत क्षेत्र की पहली परत तक पहुंचने में पूरा 1 महीना लग गया था। इस समय के दौरान त्रिपाठी जीवक्ति ने 2 स्टार सम्राट टोकन को अपने शरीर के करीब रखा था, उन्हें एक पल के लिए भी छोड़ने की हिम्मत नहीं की। बहते ज्वाला रेत क्षेत्र पूरी तरह से बंद होने के बाद इसमें शामिल खतरे अनगिनत बार अधिक भयंकर हो गए थे। दूसरी और चौथी परत खजाना क्षेत्र इतना बुरा नहीं था, लेकिन तीसरी और पांचवी परत ज्वाला क्षेत्र में 10 गुना से अधिक गर्मी की तीव्रता थी जो उनमें शामिल थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने अनुमान लगाया कि यहाँ तक कि उनकी अपनी ठंडी ज्वालाएं भी झुलसाने वाली गर्मी का विरोध करने में सक्षम नहीं होंगी। सौभाग्य से उनके पास उन्हें बचाने के लिए स्टार सम्राट टोकन था, जिससे उन्हें बिना किसी चिंता के यात्रा करने की अनुमति मिली। वह नहीं जानते थे कि स्टार सम्राट टोकन ज्वाला क्षेत्र के वातावरण को क्यों रोकने में सक्षम था, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि ये लियुयान रेगिस्तान पौराणिक स्टार फील्ड के महान सम्राटों से संबंधित होना चाहिए। अन्यथा मचान की छठी मंजिल पर कोई दूसरा स्टार सम्राट टोकन नहीं होता। अगर कोई इस समय प्रवेश करता तो वे वास्तव में मर जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि छायांकित सितारा पर खेतीहर ने प्रवेश करना चुना जब लियुयान रेत की शक्ति कमजोर हो गई थी। वह समय निस्संदेह अपेक्षाकृत सुरक्षित था। इस क्षण में उनसे ज्यादा दूर नहीं, ऐसा लगता था कि गहरे लाल ऊर्जा ढाल की एक पतली परत उन्हें अवरुद्ध कर रही थी।
उस गहरे लाल ऊर्जा ढाल में एक भयानक जलती हुई शक्ति थी। जो भी इसके पास पहुंचता वह एक पल में रक्त के एक पूल में पिघल जाएगा। जब त्रिपाठी जीवप्ती ने गहरे लाल ऊर्जा ढाल की इस पतली परत को देखा तो वह न केवल घबराए नहीं बल्कि इसके बजाय खुशी का एक रूप दिखाया, क्योंकि वह जीवन और मृत्यु के बीच अंतर नहीं जानते थे, जैसे कि वह आगे बढ़ने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि जैसे ही उनका शरीर गहरे लाल ऊर्जा ढाल के संपर्क में आया, ऊर्जा ढाल ने कुछ महसूस किया और अपने आप खुल गया, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती को शांति से गुजरने की अनुमति मिली। त्रिपाठी जीवप्ती के गुजरने के बाद ऊर्जा ढाल खुद को ठीक कर लिया और अपनी मूल स्थिति में लौट आया। त्रिपाठी जीवप्ती के गहरे लाल ऊर्जा ढाल से गुजरने के बाद उनके सामने का दृश्य बदल गया। हालांकि चारों ओर अभी भी झुलसाने वाली गर्मी से भरे हुए थे और उनके पैरों के नीचे की जमीन अभी भी सूखी और फटी हुई थी, दूर का दृश्य ज्वाला क्षेत्र से अलग था। आखिरकार वह बाहर थे। ये लियुयान रेगिस्तान वास्तव में बड़ा था। त्रिपाठी जीवप्ती यहाँ पूरी तरह से अपने पवन और गड़गड़ाहट पंख का उपयोग कर रहे थे, लेकिन उन्हें सबसे भीतरी परत से बाहर तक पहुंचने में पूरा 1 महीना लग गया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अनुमान लगाया कि पूरा लियुयान रेगिस्तान कम से कम कुछ 100,000 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। इसके बारे में पहले कोई नहीं जानता था, क्योंकि कोई भी तीसरी परत और उससे आगे तक पहुंचने में सक्षम नहीं था, इसलिए अनुमान लगाना असंभव था। जिस क्षण वह बाहर आए, त्रिपाठी जीवप्ती ने 2 स्टार सम्राट टोकन को रख दिया जो वह अपनी आस्तीन में छिपा रहे थे, सुरक्षित रखने के लिए काले किताब अंतरिक्ष में। लेकिन अगले ही पल त्रिपाठी जीवप्ती को थोड़ा अजीब महसूस हुआ, क्योंकि वह नहीं जानते थे कि वह अब कहाँ थे। भले ही उनके पास बाहर आने पर अपनी दिशा निर्धारित करने के लिए युआन चुंबकीय कंपास था, लेकिन ये केवल लियुयान रेगिस्तान के केंद्र की ओर इशारा करता था। जब तक वह विपरीत दिशा में चलते थे तब तक वह लियुयान रेगिस्तान छोड़ने में सक्षम होंगे, लेकिन अब वह ये नहीं बता सकते थे कि वह कहाँ थे। आखिरकार वह अभी भी छायांकित सितारा पर थे, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने थोड़ा राहत महसूस की। जैसे ही वह अपने आसपास जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना जारी करने वाले थे, उन्होंने अचानक भौहें चढ़ाई और एक तरफ देखा। ज्यादा दूर नहीं, एक आकृति तेजी से उड़ रही थी, और जब उनकी आंखें मिली तो इस व्यक्ति ने आश्चर्य का एक रूप दिखाया। क्योंकि लियुयान रेगिस्तान बंद होने के बाद से आधा साल बीत चुका था और सभी बड़े और छोटे संप्रदायों को आधा साल पहले खाली कर दिया गया था, इस आदमी ने यहाँ किसी को जीवित मिलने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि एक नज़र में इस आदमी ने आश्चर्य की एक नर्म रोना छोड़ दिया, जाहिर तौर पर त्रिपाठी जीवप्ती की उपस्थिति को पहचानता था। त्रिपाठी जीवप्ती भी निःशब्द थे। इस व्यक्ति ने उन्हें पहचाना था, लेकिन वह उन्हें कैसे नहीं पहचान सकते थे। भले ही वह इस आदमी का नाम नहीं जानते थे, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में उनसे एक बार मिले थे। ये वह खेतिहर था जिसने त्रिपाठी जीवप्ती को सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया था जब लियुयान रेगिस्तान अभी अभी खुला था। उस समय 2 लोगों को त्रिपाठी जीवप्ती के आसपास भेजा गया था, एक भोर चंद्रमा हॉल का एक शिष्य था और दूसरा ये खेतिहर था। हालांकि उस समय त्रिपाठी जीवप्ती ने इस आदमी के निमंत्रण को साफ तौर पर अस्वीकार कर दिया था। जिस क्षण उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को देखा, इस आदमी के चेहरे पर खुशी का एक रूप दिखाई दिया। वह तुरंत मुड़ गए और सीधे त्रिपाठी जीवप्ती की ओर दौड़ पड़े, लेकिन इससे पहले कि वह करीब आ सके, उनका चेहरा बदल गया और वह जल्दी से रुक गए। एक और आकृति जल्दी से इस खेतिहर से गुजर गई और उन्हें रोक दिया। तुरंत बाद एक और आकृति उनके पीछे दिखाई दी और उनके सामने खेतिहर के साथ एक पिन से हमला बनाया, उन्हें बीच में फंसाया। इस आदमी का चेहरा डूबने में मदद नहीं कर सका, क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती पर एक नजर डाली, जाहिर तौर पर कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्होंने नहीं किया। 2 लोग जो इस खेतिहर को अवरोध कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उन्हें आखिरकार रोका गया था और राहत की सांस लेने में मदद नहीं कर सके। उन्होंने गुप्त रूप से अपनी दिव्य चेतना का उपयोग त्रिपाठी जीवप्ती के पास जांच करने के लिए किया और पाया कि वह सिर्फ एक द्वितीय क्रम संत राजा थे, इसलिए उन्होंने उन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। खेतिहरों में से एक, जो एक लंबे आदमी की तरह दिखता था, जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा जिसे रोक दिया गया था और कहा, जूनियर भाई डेंग, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आप लियुयान रेगिस्तान की परिधि में क्यों आए थे, लेकिन ये पता चलता है कि आपके पास यहाँ घात लगा एक मददगार था। क्या आपको लगता है कि एक द्वितीय क्रम संत राजा खेतिहर हम 2 भाइयों को खा सकता है? दूसरे खेतिहर, जो एक बैंगनी पोशाक पहने हुए थे, मुस्कुराया और मजाक उड़ाया। ऐसा लगता है कि जूनियर भाई डेंगनिंग को हाल ही में बहुत पसंद किया गया है और एक पल के लिए भ्रमित थे, अन्यथा वह इस तरह की जगह पर कैसे आ सकते थे? भाई, ये उनके स्तर तक खुद को कम करने की जरूरत नहीं है। बीच में फंसे डेंगनिंग का चेहरा डूब गया, लेकिन उन्होंने खुद का बचाव करने की कोशिश नहीं की और न ही वह इसे स्वीकार करना चाहते थे। इसके बजाय उन्होंने जल्दी से कहा, ये यांगरोंग एंजिगोंग, सिर्फ एक रक्त समलन गोली के लिए, आप अपने भाईचारे के लिए किसी भी सम्मान के बिना हम सभी को मारने को तैयार हैं। लंबे खेतिहर ने जब यह सुना तो हंसना शुरू कर दिया। भाईचारा? राक्षस रक्त मंदिर में इस तरह की चीज बहुत शानदार है भाई, मुझे इस तरह की चीज की उम्मीद नहीं है। जहां तक रक्त समलन गोली का सवाल है, जूनियर भाई डेंग, अगर आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो आपको इसे आज्ञाकारी रूप से सौंप देना चाहिए। यहाँ हर कोई एक ही रक्त रेखा से है, इसलिए मैं बहुत निर्दयी नहीं होना चाहता। आप नहीं चाहते? डेंगनिंग मुस्कुराया और मजाक उड़ाया। आप डरते हैं कि मैं मरने से पहले लड़ाई नहीं करूंगा, है ना?
यह मत सोचिए कि आप दोनों मुझे खा सकते हैं, भले ही मुझे आपके साथ एक को खींचना पड़े, मैं अभी भी ऐसा कर सकता हूँ। ये सुनकर ये यांग रोंग और एनजी दोनों के चेहरे बदल गए, डर का एक रूप प्रकट हुआ। जाहिर तौर पर वे जानते थे कि दूसरा पक्ष झूठ नहीं बोल रहा था। एनजी ने भौहें चढ़ाई, डैंग निंग को समझाने की कोशिश करते हुए अपनी कुछ हत्यारे इरादे को दबाया। जूनियर भाई डैंग, आपने पिछली बार लियुयान के रेगिस्तान में बहुत सारी अच्छी चीजें प्राप्त की। यह इस महान फसल के कारण था कि बुजुर्गों ने आपको इस रक्त समलन गोली से इनाम देने का फैसला किया। और जहां तक मुझे पता है, आपको सिर्फ ये रक्त समलन गोली से अधिक मिला है ना? संप्रदाय के गुप्त शास्त्र आपके लिए बहुत अधिक खुले हैं और आपको एक शक्तिशाली कलाकृति भी दी गई थी, तो एकल गोली पर हमारे साथ झगड़ा क्यों करें? हम आपसे कुछ और नहीं चाहते, बस वह गोली चाहते हैं। अगर हम नहीं कर सकते तो भाई ये और मैं प्रत्येक आपको 30,000 सन क्रिस्टल के साथ मुआवजा देंगे। उन्होंने सोचा कि अगर वह डैंग निंग को बाहर निकलने का रास्ता देते हैं तो दूसरा पक्ष समझौता करेगा। आखिरकार एकल गोली के लिए अपना जीवन खोना इसके लायक नहीं था, लेकिन वह कैसे कल्पना कर सकते थे कि डैंग निंग वास्तव में मुस्कुराएगा। 30,000 राक्षस रक्त मंदिर के शिष्यों के रूप में क्या आप नहीं जानते कि यह हथियार समलन गोली कितनी कीमती है? आप एक मामूली 30,000 के साथ मेरे नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं? इसके बारे में सोचो भी मत। एनजी का चेहरा ठंडा हो गया और कुछ कहने वाला था जब डैंग निंग मुस्कुराए, लेकिन भाई एन, मुझे एक जूनियर भाई के रूप में आपको याद दिलाने के लिए दोष मत दीजिए। भाई ये किस तरह के व्यक्ति हैं, मुझे यकीन है कि आप किसी और से बेहतर जानते हैं। केवल एक रक्त समलन गोली है, इसलिए भले ही मैं इसे आपको दे दूं, आप इसे कैसे विभाजित करने जा रहे हैं? कुछ मूर्खतापूर्ण मत कहो जैसे भाई ये आपको देगा। मुझे नहीं लगता कि आपका भविष्य मेरे से बेहतर होगा। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, एनजी की अभिव्यक्ति तुरंत जटिल हो गई। उन्होंने इसके बारे में कैसे नहीं सोचा होगा, लेकिन अब जब वह एक बाग की सवारी कर रहे थे तो उन्हें पहले रक्त समलन गोली प्राप्त करने के लिए यांग रोंग के साथ हाथ मिलाना पड़ा। जहां तक इसे छीनने के बाद वे इसे कैसे वितरित करेंगे, ये पूरी तरह से अलग मामला था। एनजी की अभिव्यक्ति को थोड़ा बदलते हुए देखकर ये यांग रोंग ने जल्दी से चिल्लाया, जूनियर भाई एन, उनके शब्दों पर विश्वास करने के लिए इतने भोले मत बनिए। अब जब हम दोनों ने हाथ मिलाया है, जो भी उनसे रक्त समलन गोली पकड़ता है वह इसे प्राप्त करेगा। अगर बड़ा भाई जीतता है और दिव्य गोली प्राप्त करता है तो बड़ा भाई आपको मुआवजा देने का वादा करता है। जो उन्होंने कहा उसे सुनकर एनजी की अभिव्यक्ति थोड़ी शिथिल हो गई, क्योंकि उन्होंने एक मुस्कान मजबूर की और कहा, अगर जूनियर भाई इसे प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली है तो वह बड़े भाई की तरह ही